हेलो हेलो हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सभी बच्चों? ठीक है, जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन हो जाए। एक बार मुझे कंफर्म कर दो मेरी वॉइस वगैरह सभी को क्लियर आ रही है कि नहीं। सब कुछ ठीक है? कोई बफरिंग तो नहीं हो रही, कोई ग्लिच तो नहीं आ रहा? ग्रेट। राधे राधे ललित, राधे राधे सविता, अभिषेक, रोहित, ललित। जल्दी जल्दी सभी लोग बच्चे बता दीजिए मुझे कि मेरी वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? ठीक है। और सेकेंड यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। थर्ड यूनिट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेकेंड यूनिट में आप लोगों ने रिवीजन किया है कि नहीं? किसी बच्चे ने नहीं किया होगा, मुझे पता है ना? सोचते हो कि चलो लाइव खत्म हो गया, अब आराम करते हैं, सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं होता है। लाइव खत्म होने के बाद ना एक बार नोट्स बनाने होते हैं खुद से, ठीक है? उसके बाद फिर आप लोग आराम कर लिया करो। ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर है, वेरी गुड। ओके ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड यूनिट, जिसमें हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना? प्लांट टिश्यू कल्चर पता है क्या होता है? ठीक है, कल्चर मीडिया तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ना माइक्रोबायोलॉजी में। बिल्कुल वही वही वाला कल्चर मीडिया हम लोग यहाँ पे भी जानने वाले हैं। ठीक है, यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर हम लोग अपने प्लांट्स को ग्रो कराएंगे लेबोरेटरीज के अंदर। कल्चर मीडिया के अंदर क्या क्या जरूरत होती है प्लांट्स को, वो सारी चीज़ों के बारे में आप जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत ही सिंपल और बहुत आसान भाषा में। ये बता रहा है प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग ना अपने प्लांट के सेल्स को, उसके टिश्यू को, उसके ऑर्गन को ग्रो कराते हैं, उसको एक बड़ा और हमारे फायदे के लिए कैसे प्लांट बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर एक प्रकार की ऐसी टेक्निक्स है जो हम अपनी लेबोरेटरीज के अंदर अपने प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, उसको यूज में लेते हैं। इतनी बात तो हम लोगों ने यूनिट थर्ड जब पढ़ रहे थे जब भी जानी थी, और आज भी हम लोगों को पता चल रही है ना? ओके, वेरी गुड अंकुर। ठीक है, हाँ आपका मैंने बोला था कि यूनिट थर्ड जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, है ना? अभी अपन लोग यूनिट थर्ड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ओके, इसको स्टार्ट करें, इसको कंटिन्यू करें जो चल रहा है। बहुत बढ़िया, आप लोगों को याद है ना? हाँ, इस तरीके से आपको याद रखना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरी बताई हुई बात वो याद है कि हाँ सर वो टॉपिक छूट गया था। बहुत बढ़िया। अपन लोग एक बार यूनिट थर्ड कंप्लीट कर ले, फिर बता दे उसको, है ना? ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर की सिंपल डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है। प्लांट टिश्यू कल्चर आखिर होता क्या है, बेसिक समझ में आया। प्लांट टिश्यू कल्चर एक यानी टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग क्या करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर किसी प्लांट का मतलब है मेरा, जिस प्लांट को हमें उसके बारे में रिसर्च करनी है, उस प्लांट्स के बारे में जानना है, उस प्लांट्स को हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, उस प्लांट्स के बारे में और ज़्यादा रिसर्चेस करनी है, तो एक ऐसा प्लांट चूज करते हैं। उस प्लांट का या तो कोई भी सेल ले लेंगे, कोई भी उसका बॉडी का पार्ट ले लेंगे, या कोई भी उस प्लांट का टिश्यू ले लेंगे। उसको फिर हम लोग लेबोरेटरीज के अंदर ना एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो इन्वायरमेंट में हमारा प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो हो पाए। ठीक है, और ऐसा इन्वायरमेंट बनाने के बाद फिर हम उस प्लांट्स के सेल्स, टिश्यू या फिर ऑर्गन जो हम लोगों ने लिया है पार्ट, उसको ग्रो कराते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये है हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर। सिंपल लैंग्वेज से हमें समझ में आ गया, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छी हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ ली है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल पे। आपको पता है जब भी कोई भी काम हो, जब भी कोई तरीका हम लोग यूज करते हैं, कोई मेथड यूज करते हैं, तो ना उसमें एक प्रिंसिपल यूज होता है। विदाउट प्रिंसिपल आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सिद्धांत होता है एक, हर एक किसी का सिद्धांत होता है। तो यहाँ पे हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर का सिद्धांत क्या है? हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर का सिद्धांत है द प्रिंसिपल ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इज बेस्ड ऑन टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी पे ये वर्क करता है। अगर आप लोगों से कोई पूछे ना कि प्लांट टिश्यू कल्चर का सिद्धांत क्या है, आपका उसका प्रिंसिपल आपको पता है, तो आप लोग तुरंत बता दोगे कि हाँ हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर टोटीपोटेंसी पर वर्क करता है, टोटीपोटेंसी सिद्धांत पे काम करता है। अब कोई पूछेगा सर बच्चा टोटीपोटेंसी क्या होता है? टोटीपोटेंसी का मतलब होता है, इसका मतलब है कि हर एक प्लांट के हर एक हिस्से में वह क्षमता होती है जिससे वो प्लांट बन सके, जिससे वो अपनी जैसी क्लोनिंग कर सके, जिससे वो अपने ही जैसे प्लांट को ग्रो करा सके या फिर उसको रिप्रोडक्शन करा सके, यानी प्रजनन करा सके। समझ में आ रहा है ना? यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारा प्लांट है ना, उसके एवरी सेल, हर एक सेल्स में, हर एक टिश्यू में, हर एक ऑर्गन में वह क्षमता होती है जिससे वह संपूर्ण पौधा बन सके,
समझ में आ रहा है ना। यानी कि चाहे प्लांट्स का कोई भी टिश्यू हो, कोई भी सेल हो या कोई भी ऑर्गन हो, उनमें इतनी क्षमता होती है कि पुनः दोबारा से उसी के जैसे प्लांट्स को ग्रो करने और उसी के जैसे प्लांट को बनने में हेल्प करा सके। ठीक है, क्षमता होती है इतनी। चलो, टोटीपोटेंसी आप लोगों को समझ में आ गया, प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया, टोटीपोटेंसी का मतलब आपको समझ में आ गया। किसी को डाउट है तो तुरंत कमेंट करेंगे ताकि अभी आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे रिक्वायरमेंट की। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जब आप प्लांट टिश्यू कल्चर को करते हो, प्लांट टिश्यू कल्चर आप करते हो, किसी प्लांट के टिश्यू या सेल या ऑर्गन को आप लोग ग्रो कराते हो प्लांट टिश्यू कल्चर में लेबोरेटरीज के अंदर, तो आप लोगों को ना कुछ चीजें चाहिए होती है। ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि एक्सप्लांट, कल्चर मीडिया, एसेप्टिक कंडीशन और ग्रोथ रेगुलेटर। ये 4 चीज आप लोगों को चाहिए होती है जब एक प्लांट टिश्यू कल्चर आप लोग बना रहे होते हो, जब लेबोरेटरीज के अंदर इनको ग्रो करा रहे होते हो, तब ना ये चीजें चाहिए होती है। अब एक एक करके इनको समझते हैं। एक्स प्लांट का मतलब क्या है? एक्स प्लांट का मतलब होता है कि उस पौधे की बात हो रही है यहाँ पे, जिस पौधे का आप लोगों को लेबोरेटरीज के अंदर उसका सब प्लांट बनाना है। ठीक है, तो उसका कोई सेल लोगे, टिश्यू लोगे, या फिर कोई भी आप लोगों को उसका ऑर्गन लोगे, है ना, यानी कि उस पौधे का कोई ना कोई पार्ट ले लोगे। ठीक है, उसको एक्सप्लांट कहेंगे। एक्सप्लांट समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या चाहिए होगी? दूसरी चीज चाहिए होगी मेरे प्यारे बच्चों कल्चर मीडिया। जैसे कि हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में जाने थे ना कि सॉलिड कल्चर मीडिया होता है, लिक्विड कल्चर मीडिया होता है, सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया होता है। उस कल्चर मीडिया के अंदर उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए उनके सुटेबल न्यूट्रिशंस डाले थे। याद है सारा कुछ? 3rd सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, है ना। ये 3 हम लोगों ने मीडियम जाने थे। इसी तरीके से हमारे प्लांट्स में भी कुछ कल्चर मीडियास होते हैं, है ना, सॉलिड कल्चर मीडियास, फिर हमारे सेमी सॉलिड कल्चर मीडियास, हमारे लिक्विड कल्चर मीडियास और तरीके भी होते हैं, वो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात सिंपल है। एक बार ना मुझे क्लियर है, अगर है एक्चुअल में तो प्लीज कमेंट करिए। कोई डाउट है वो भी कमेंट करिए, ताकि मेरे को भी ना थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है और मैं सही तरीके से आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपके कमेंट्स ना मुझे प्रोत्साहित करते हैं बताने में भी और अच्छा भी लगता है। तो मैं मेरी नज़र ना देखते रहिएगा, मेरी नज़र आप लोगों के ऊपर ही रहती है कि किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं रह गया। हाँ चलो, इतनी बात भी आज समझ में आ गया। कल्चर मीडिया हम लोगों ने ले लिया। कल्चर मीडिया के अंदर हम लोग करते क्या है वो भी आपको समझ में आ गया। 3rd सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कल्चर मीडिया यानी कि एक ऐसा माध्यम जिसके अंदर हम लोग इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हैं, उसके अंदर हम न्यूट्रिशंस का ध्यान रखते हैं, उसके अंदर हम लोग हर एक पीएच वगैरह का, वाटर वगैरह का और सारे मैक्रो न्यूट्रिशंस, खाद वगैरह का, अगर हम प्लांट्स की बात करें वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं जो एक प्लांट्स को एक्चुअल में चाहिए होता है, एक हेल्दी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें का हम लोग ध्यान रखते हैं कल्चर मीडिया के अंदर, यानी कि एक माध्यम के अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद हमें मेरे प्यारे बच्चा तीसरा पॉइंट हमारा एसेप्टिक कंडीशन। जब भी हम लोग ना किसी प्लांट्स को ग्रो करा देते हो लेबोरेटरीज के अंदर, वैसे तो जब भी कोई काम कर रहे हो, जब भी कोई ऑपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों को ना एसेप्टिक कंडीशन की नीड होती है। एसेप्टिक कंडीशन यानी कि हाइजीनिक, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा साफ सुथरा माहौल, ऐसा सरफेस जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बिल्कुल भी चांस ना हो, जहाँ पे आप लोगों को ना थोड़ी सी भी अनहाइजीनिटी ना हो, जहाँ पे कंटामिनेशंस के बिल्कुल 0 चांस हो, उसे एसेप्टिक कंडीशन कहते हैं, एसेप्टिक एरिया कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी कि आपका वातावरण अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे आप जिस सरफेस पे ऑपरेशन कर रहे हो वो सरफेस आपका पूरा हाइजीन होना चाहिए, 0 कंटामिनेशन होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, वेरी गुड, इतनी बात भी आपको समझ में आ गई। अब आते हैं ग्रोथ रेगुलेटर का। ग्रोथ रेगुलेटर आप ऐसे समझिए कि ये हार्मोन्स की बात हो रही है, न्यूट्रिशंस की ही बात हो रही है। यानी कि आप लोग कल्चर मीडिया के अंदर ना ग्रोथ रेगुलेटर्स डालोगे जो आपके टिश्यूज को, आपके प्लांट के सेल्स को, या फिर उस प्लांट्स के कोई भी पार्ट को, ऑर्गन को ग्रो करने में हेल्प करे, है ना, तो उनको कहते हैं ग्रोथ रेगुलेटर। तो सिर्फ ये 4 चीजें अगर आप लोगों के पास है तो मेरे प्यारे बच्चों प्लांट टिश्यू कल्चर आप लोगों के लिए पूरा तैयार है, उस प्लांट को ग्रो करने के लिए तैयार है। उस जो टिश्यू है आपके पास, सेल है या कोई भी ऑर्गन है, उसको प्रॉपर तरीके से प्लांट को ग्रो करने या दूसरे पौधा बनाने में सफिशिएंट है। ये 4 चीज आपके पास होनी चाहिए। याद रखिएगा कौन कौन सी चीज मैंने बताई आप लोगों को। सबसे पहले हम लोगों ने बताया एक्स प्लांट, यानी कि जिस प्लांट को आपको ग्रो कराना है, जिस प्लांट पे आपको रिसर्च करनी है, उसका कोई पार्ट, चाहे सेल ले लो, टिश्यू ले लो या फिर कोई भी ऑर्गन ले लो। उसके बाद आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों कल्चर मीडिया डिसाइड करना है कि कौन सा कल्चर मीडिया उस प्लांट के लिए सुटेबल है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करोगे, सब कुछ स्टैंडर्ड है, सब कुछ लिखा हुआ है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप लोगों को काम करना है। जो भी प्लांट आप लोगे उस प्लांट की मर्जी का चलेगा, आपकी मर्जी का नहीं कि हाँ इस प्लांट को ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए, इस प्लांट को ये वाला कल्चर मीडिया चाहिए,
इस प्लांट को इस तरीके का क्लाइमेट या इस तरीके का न्यूट्रिशन, इस तरीके का खाद चाहिए, है ना, ये सारी चीजें चाहिए। ग्रोथ रेगुलेटर जैसे ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनेज हो गया, है ना, और हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था एब्सिसिक एसिड, ये सारे हार्मोन्स पढ़े थे ना लास्ट लेक्चर में, अभी 2 बजे, बिल्कुल याद है आप लोगों को, वेरी गुड। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर की। अभी हम कल्चर्स मीडिया की बात कर रहे थे ना कि अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, ये 3 तरीके के कल्चर मीडिया देखे थे। यहाँ पे भी हमारे कुछ इस प्रकार के हैं, जैसे कि सस्पेंशन कल्चर, ये नाम है, ठीक है, मैं बताऊंगा इनके अंदर होता क्या है। फिर आता है कैल्कस कल्चर, सस्पेंशन कल्चर, ऑर्गन कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर और प्रोटोप्लास्ट कल्चर। 5 टाइप के होते हैं, ठीक है ना, ये 5 टाइप के हमारे कल्चर मीडिया होते हैं जिसके अंदर हम लोग अपने प्लांट्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे कि कैल्कस कल्चर है, इसके अंदर पता है क्या होता है, इसके अंदर हमारे अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स होते हैं प्लांट्स के, बहुत सारे सेल अनऑर्गेनाइज, ठीक है। अनऑर्गेनाइज यानी कि असंगठित, जुड़े हुए नहीं रहते, बहुत सारे असंगठित, संगठित नहीं रहते। संगठित का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है ना, इकट्ठा। इतनी बात भी क्लियर आप लोगों ने समझ में आ रही है ना, ग्रेट, वेरी गुड। सस्पेंशन कल्चर मीडिया क्या होता है? सस्पेंशन कल्चर मीडिया मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? सेल सस्पेंसिड इन लिक्विड मीडियम, यानी कि जो आप लोगों के पास सेल होगा ना, जैसे हम लोगों ने वहां पे लिक्विड मीडियम के बारे में आपको बताया था। लिक्विड मीडियम का मतलब क्या होता है? उसके अंदर सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, उसके अंदर पेप्टोन वाटर होता है ना, और उसके अंदर माइक्रोब्स भी होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक चीज नहीं होता जिसकी वजह से वो लिक्विड है। वो क्या चीज थी हमारे माइक्रोबायोलॉजी में? अगर, हाँ, अगर यानी कि एक सॉलिडिफाइंग एजेंट, और सॉलिडिफाइंग एजेंट ही हमारा सेमी सॉलिड और सॉलिड में रेस्पॉन्सिबल है। ये हम लोगों ने पूरा अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से पता है ना। सेम कंडीशन हमारे यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे भी हमारा कोई भी ऐसा सॉलिड या सॉलिडिफाइंग एजेंट नहीं डालते जिसकी वजह से हमारा ये लिक्विड रहता है, और यहाँ पे हमारे वो प्लांट्स को ग्रो कराते हैं जो लिक्विड में या पानी में या फिर एक्वस एरिया में हमारे ग्रोथ करते हैं, है ना। यानी कि हम लोग डिसाइड करेंगे एज पर नीड, जो भी हमें जरूरत होगी, ठीक है। हम लोगों ने प्लांट्स देखा कि हाँ इस प्लांट्स के पार्ट को हमें ग्रो कराना है, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे अरे ये तो लिक्विड में ग्रो करते हैं ये प्लांट्स, तो हमें कौन सा कल्चर मीडिया लेना चाहिए? तो हमें सस्पेंशन कल्चर लेना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से डिसाइड होता है, बहुत ईजी और बहुत आसान भाषा में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया। थर्ड आता है हमारा ऑर्गन कल्चर। मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्गन कल्चर पता है क्या होता है? ऑर्गन कल्चर का मतलब होता है यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑर्गन की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक ऑर्गन लेंगे, जैसे कि किसी प्लांट की अगर बात करें, या तो उसका रूट ले लेंगे, या उसका स्ट्रीम ले लेंगे, या उसका बार्क ले लेंगे, उसकी लीफ ले लेंगे, टहनी ले लेंगे, है ना। ऐसे हम लोग एक स्पेसिफिक ऑर्गन लेंगे, सेल नहीं लेंगे, टिश्यू नहीं लेंगे, एक ऑर्गन लेंगे। ऑर्गन का मतलब तो समझ रहे हो ना, यहाँ पे आप ऑर्गन का नाम ले रहा हूं तो ह्यूमंस ऑर्गन में मत चले जाना, हम ये फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग किसी भी बात कर रहे हैं, कोई भी पार्ट की बात कर रहे हैं, तो आपका जो माइंडसेट है वो सीधा प्लांट पे जाना चाहिए, है ना। हम लोग यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा ऑर्गन ले लेंगे, स्पेसिफिक ऑर्गन, चाहे वो रूट हो, स्ट्रीम हो, पार्क हो, लीफ हो, कुछ भी हो सकता है। ऑल क्लियर? वेरी गुड आशा, गुड। इसके बाद हम बात करेंगे एम्ब्रियो कल्चर की। एम्ब्रियो कल्चर आप लोगों को पता ही है, एम्ब्रियो कब बनता है? जब हमारा जाइगोट डेवलप्ड होता है। जाइगोट समझ में आ रहा है ना? और जाइगोट कब बनता है? जब हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलकर जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन जब जाइगोट डेवलप करने लगता है तब एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो हमारा क्या होता है? जब एम्ब्रियो हमारा एक प्लांट, अगर हम प्लांट की बात करें तो एम्ब्रियो प्लांट बनना यानी कि अंकुरित होना चालू हो जाता है, उसमें टहनियां आने चालू हो जाती है, उसमें पत्तियां आनी चालू हो जाती है, वो ग्रो करने चालू हो जाता है। ये एम्ब्रियो वाली कंडीशन होती है। तो इसके अंदर हम लोग एम्ब्रियो रखेंगे, प्लांट का एम्ब्रियो। अगर ह्यूमन के एम्ब्रियो की बात करते हैं तो ह्यूमन का एम्ब्रियो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ह्यूमन का एम्ब्रियो जब एक बेबी की आंखें बनना चालू हो जाती है, हाथे बनना चालू हो जाता है, वो ग्रो करना चालू होता है, वो एम्ब्रियो होता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ऐसे ही प्लांट के अंदर जब हमारा प्लांट अंकुरित होकर वो पत्तियां निकालना चालू कर देता है, वो पौधा बनना चालू कर देता है, वो एम्ब्रियो होता है, छोटा सा एक पौधा, ठीक है ना। बेबी प्लांट जिनको हम कहते हैं, तो उसको हम यहाँ पे रखते हैं, इस कल्चर मीडिया में रखते हैं। उस कल्चर मीडिया का नाम क्या है? उस कल्चर मीडिया का नाम है एम्ब्रियो कल्चर, है ना। इतनी बात भी समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं बता दूं आपको प्रोटोप्लास्ट कल्चर की। इसके अंदर क्या हो रहा है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर आखिर हम लोग करते क्या है और इसके अंदर कौन सा पौधा ग्रो कराते हैं? इसके अंदर कल्चर ऑफ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, यानी कि ऐसा सेल लेते हैं प्लांट का जिसकी सेल वॉल नहीं होता, यानी कि आप लोग सिंपल समझिए, इसके अंदर हम सेल के कंपोनेंट्स लेते हैं, ठीक है। सॉरी,
इतनी बात आपको समझ में आ रही है। प्रोटोप्लास्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटोप्लास्ट के अंदर हम लोग एक ऐसा सेल लेते हैं जिसमें सेल की वॉल नहीं होती, सेल की वॉल नहीं होती, तो इसके अंदर हम लोग ऐसे सेल के अंदर के कंपोनेंट ले लेंगे और फिर हम उसके अंदर रिसर्चेस करना चालू करेंगे, उसको सारी कंडीशन उसको देंगे जो एक प्लांट को चाहिए होती है एक हेल्दी ग्रोथ के लिए, हेल्दी डेवलपमेंट के लिए। हाँ, इतनी बात भी बहुत अच्छे समझ में आया। किस किस बच्चे को इसमें अभी भी डाउट है? बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। ये हमारे 5 कल्चर मीडिया है, ये 5 कल्चर मीडिया का हम उपयोग करते हैं अलग अलग प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भाषा में, कोई डेफिनेशन में, कोई वर्डिंग में? आगे चल सकते हैं सभी बच्चे ना, तुरंत कमेंट करें ताकि हम लोग आगे चल सके, हमें लेट ना हो। ओके ग्रेट, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग ना एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन का मतलब होता है जो चीज़ हम लोगों ने जानी ना अभी, प्लांट टिश्यू कल्चर कितने टाइप के होते हैं ये जान लिया हम लोगों ने, आखिर इसका यूज कहाँ होता है ना? प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है ये जाना हम लोगों ने, पर्पस क्या है ये जान लिया, आखिर इसका यूज क्या होता है? इसका यूज मेरे प्यारे बच्चों, इसका यूज होता है हमारा माइक्रो प्रोपेगेशन में। प्रोपेगेशन पता है आप लोगों को क्या होता है? एक पौधे को दूसरे पौधे के साथ अटैच कर दिया, वो प्रोपेगेशन होता है। और माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब होता है सूक्ष्म प्रसार। ठीक है, लार्ज स्केल प्लांट प्रोडक्शन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। लार्ज स्केल समझ रहे हो ना, एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, एक लंबे स्केल में इसको ग्रोथ करना। मेन पर्पज हमारा यही है पूरी फार्माकोग्नोसी में ना। अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं ना, उसको लार्ज स्केल में ग्रोथ करना, हाई यील्ड के लिए, हाई क्वालिटी के लिए, प्योर इफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए ही ग्रो कर रहे हैं। जहाँ पे भी एप्लीकेशन की बात आए ना, हर जगह यही चीज डाल देना, क्योंकि पूरी फार्माकोग्नोसी में हमारी यही बात होती है, ज्यादा स्केल में ग्रो करना, एक प्योर इफेक्टिव प्रोडक्ट देना और हाई यील्ड करना और क्वालिटी वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को अपना डेवलप करना। ठीक है, ज्यादा स्केल में ग्रोथ करना, ज्यादा स्केल में ग्रोथ करना, ये सारी चीजें होती है एप्लीकेशन के अंदर। ओके, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, फर्स्ट मेटाबोलाइट, ये सारी चीजें जानते हो कि नहीं जानते? फर्स्ट मेटाबोलाइट जो हमारी बॉडी में डायरेक्ट काम आती है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है? जो हमारा लाइक एल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, जो हमारे डायरेक्ट तो काम नहीं आती, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अगर ना हो तो हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। क्या एल्कोलॉइड, अगर एल्कोलॉइड आपको ना मिले क्या आप लोग जीना छोड़ दोगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं हमारी ग्रोथ में, ये हमारी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स नहीं है। इतनी बात समझ में आ रहा है ना? एल्कोलॉइड आपको बताया था हमारा एक नेचुरल केमिकल कंपाउंड है, एल्कोहल हमारा नेचुरल केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, और हमारा ग्लाइकोसाइड ये भी हमारा, ये प्लांट्स के अंदर ही क्या होना है, ये भी केमिकल कंपाउंड ही है, सब्सटेंस ही है, ये हमारी प्लांट्स के अंदर ही सिक्रेट होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन सिक्रेट होते हैं लाइक वैसे ही। ठीक है, चलो फिर आता है हमारा मेरे प्यारे बच्चों तीसरा काम, जैसे कि हमारा जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन। ये क्या होता है? ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों कंजर्वेशन ऑफ लार्ज प्लांट स्पीसीज, यानी कि जो हमारे प्लांट्स खो रहे हैं ना, खोने इन द सेंस, मैंने आप लोगों को सुबह ही बताया था जब हम लोग लेक्चर लेते हैं नून में, तो कुछ ऐसे रेयर स्पीसीज होते हैं जो लुप्त हो रहे हैं, है ना? बहुत सारे ऐसे प्लांट है, एनिमल्स के केस में भी ऐसे है, जैसे टाइगर हो गए, बहुत कम क्वांटिटी बची है उनकी, पता है कम होते जा रहे हैं, कुछ ऐसे 3000 3,500 के इसी नंबर में ही है, अभी सिर्फ धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। सेम ऐसे हमारे कुछ प्लांट्स भी है, मेडिसिनल प्लांट, जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसको बचाने के लिए भी, उनकी स्पीसीज को बचाने के लिए भी, उनके जेनेटिक को यूज कर दूसरा नया एक नए वेराइटी के प्रोडक्ट बनाना, पौधा बनाने के लिए यूज करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर का, है ना? यानी कि उनका जो रेयर स्पीसीज है, जो खोने लग रहे हैं, लुप्त होने लग रहे हैं, ऐसे प्लांट्स को बचाने के लिए भी हम लोग ये करते हैं। तो ये उपयोग में लिखने हैं, ये मत सोचना हम बता क्या रहे, ये सोचना कि हमें लिखना है, ये हमें याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए प्रैक्टिकली। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए भी, जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग करते क्यों है? जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने आपको बताया, यानी कि एक बायोटेक्नोलॉजी, ये मेथड है हमारा, और ये बायोटेक्नोलॉजी मेथड हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग आखिर हम लोग करते क्यों है? ताकि हमें एक नए वैरायटी का पौधा मिल सके। नया वैरायटी का पौधा पता है क्यों? क्योंकि एक प्लांट और दूसरा प्लांट दोनों के जेनेटिक को मिलाकर एक नया वैरायटी मिल जाएगा हमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि जब हम किसी भी प्लांट के अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हैं, कोई चेंजेस करते हैं, तो बच्चा तो जरूर उसका जो नया प्रोडक्ट आने वाला है उससे कहीं बेहतर होता है। इसीलिए हम लोग ये प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग भी करते हैं, है ना? गुड। अब आता है हमारा डिसीज फ्री प्लांट। डिसीज फ्री प्लांट यानी कि जब हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर का? देखिए,
प्लांट टिश्यू कल्चर हमारे लेबोरेटरीज के अंदर और स्टैंडर्ड वे में और देख रेख में ग्रो होते हैं, तो इसमें डिसीज होने का तो नाम ही नहीं है। तो इसीलिए डिसीज फ्री प्लांट बनाने के लिए भी हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं, और ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज कर रहे हैं, है ना। सिंपल समझ में आ रहा है। अगर हम लोग ओपनली नॉर्मल कल्टीवेशन करते हैं खेती वगैरह में, तो खुले इन्वायरमेंट में करते हैं, क्लाइमेट में करते हैं। आप लोग बताएं हमारा क्लाइमेट, हमारा जलवायु कितना दूषित हो गया है, उसकी वजह से हमें कितनी ज़्यादा अनहाइजीनिक अपने जो प्लांट्स है वो हो जा रहे हैं, उनमें डिसीज हो जा रही है, उनमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां आ जा रही है, जिनकी वजह से हमारी हेल्थ पर भी प्रभाव डलता है। तो इसीलिए उसको कम करने के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर हम लोग यूज कर रहे हैं, इस मेथड का, इस टेक्निक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑल क्लियर? बहुत बढ़िया। एक बार रिपीट कर दीजिए। शाहिद बोल रहे हैं, एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करना है एक बार मुझे बता दो, क्योंकि मैं बहुत आगे निकल आया। एप्लीकेशन रिपीट करना है या फिर टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर रिपीट करना है? बताओ बच्चा, बहुत जल्दी बताइएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा लंबा गैप नहीं लेना है ना, पूरा यूनिट कंप्लीट करना है वन शॉट में। इसके बाद और भी सर हैं, उनकी भी टीचर्स, वो टीचर्स आ रहे हैं, तो उनकी भी क्लासेस होने वाली है, तो प्लीज़। हाँ, नो सर, शिवा गुप्ता, चलो वेरी गुड। आपको कोई क्लियर नहीं है, मतलब आपको कोई भी डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। लेकिन शाहिद को कुछ डाउट रह गया है, तो प्लीज़ उसके डाउट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब बताओ क्या डाउट रह गया? अपना एप्लीकेशन में डाउट रहा है या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर के टाइप्स में डाउट रहा है? क्या रिपीट करना है? आप बोल रहे हो कि सर रिपीट कर दीजिए, क्या रिपीट करना है? बोलिए बोलिए। ओके ओके, शिवा गुप्ता, मेटाबोलाइट रिपीट कर दीजिए। ग्रेट। मेटाबोलाइट हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे? मेटाबोलाइट हम लोग अच्छा यहाँ पे बात कर रहे थे ना, कहाँ? प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, राइट। हाँ, देखिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट स्टार्टिंग में जब हम लोग 2 बजे लाइव आए थे, तब हम लोगों ने ना हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। आप लोगों को बताया था ना कि हार्मोन्स हमारा क्या काम करता है। ठीक है, तो वो ये हमारे केमिकल कंपाउंड है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, तो केमिकल कंपाउंड है हमारे एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, ये हमारे केमिकल कंपाउंड है जो कि हमारे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, डेवलप करने में हेल्प करते हैं। इतनी बात हम लोगों ने बताई थी ना आप लोगों को। ऑक्सीजन के बारे में आपको बताया था। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। एप्लीकेशन, अच्छा एप्लीकेशन भी रिपीट कर रहे हैं? हाँ ओके, चलो ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। एप्लीकेशन फिर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, सर का भी आ गया मेरे पास मैसेज कि उनको क्लास लेनी है, तो जल्दी जल्दी इसको रिपीट करने के लिए। ठीक है, हाँ एक बार रुक जाएगा, एप्लीकेशन फिर से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब रेडी है ना? ग्रेट। एक बार कंफर्म करिए, एप्लीकेशन रिपीट करना है या फिर यहाँ से स्टार्ट करें? टिश्यू कल्चर से स्टार्ट करें, एप्लीकेशन से करें? बोलो जल्दी जल्दी करिए, अभी अपने पास ना समय बहुत का ज़्यादा कम है। यहाँ से कर दे। ये क्लियर है क्या आपको? टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर क्लियर है? कितने टाइप के हमारे टिश्यू कल्चर्स होते हैं? क्लियर है ना इतनी बात? बोलो। अफसा बोल रही है कि ऑल क्लियर है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। सेकंड आसिफ, ठीक है आसिफ सेकंड। हाँ मेटाबोलाइट वो हम पूरा रिपीट करेंगे, पूरा रिपीट करते हैं। ठीक है, टिश्यू कल्चर तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, आप लोग ना बहुत लेट कर रहे हो ना, किसी का भी कमेंट नहीं आ रहा। क्लियर है सर जी? ओके, सिर्फ एप्लीकेशन बताना है, एप्लीकेशन बताना ना। हाँ, एप्लीकेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि हम लोग ये प्लांट टिश्यू कल्चर का और ये जो भी हम लोगों ने पढ़ रहे हैं, इसका यूज कहाँ होता है? सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी माइक्रो प्रोपेगेशन की। प्रोपेगेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि यानी कि एक प्लांट्स को दूसरे प्लांट से जोड़ देना। ठीक है, ऐसे समझिए जैसे कि हम लोग गुलाब की टहनी लगाते हैं ना, उसको जोड़ देते हैं, फिर हम लोग नया प्लांट बना लेते हैं सेम उसकी टहनी से। तो ये सारी चीज़ें प्रोपेगेशन है। ठीक है, तो यही हमारा लार्ज स्केल में हमारे प्रोडक्शन करने के लिए, पौधों को बड़े स्तर पर उत्पाद करने के लिए हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं। ठीक है, इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ रही है? अब आता है हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये हम लोग करते क्यों है? ताकि हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन हो सके। हमारे प्लांट्स के अंदर ना कुछ हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये ओरिजिनल जो हमारे ऑर्गेनिक हमारे ये है हार्मोन्स है, जैसे कि हमारे एल्कोलॉइड है, हमारे ग्लाइकोसाइड्स है, ये केमिकल कंपाउंड्स है, ये हमारे रिलीज हो पाएंगे। ठीक है, ये हमारे फॉर्मेशन हो पाएंगे, हमारे प्लांट्स के अंदर ये सीक्रेट होते हैं और ये क्या करते हैं, ये हमारे प्लांट्स को ना प्रोटेक्ट करते हैं। किसके? डिफेंस करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एक इम्यूनिटी सिस्टम है, ऐसे ही प्लांट के अंदर ये केमिकल्स ये हमारे प्लांट्स को बचाते हैं नई नई बीमारियों से, नए नए डिसीज से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। वो हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है और जो हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट हमारी एनर्जी को प्रोडक्शन करता है, हमें ग्रोथ करने में, बड़ा करने में, हर चीज़ को डेवलप करने में, हमारी बॉडी को रेगुलेट करने में ये काम करता है। लेकिन हमारी इम्यूनिटी को डिफेंस कौन कर रहा है? हमारी इम्यूनिटी को डिस्पेंस हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे हमारे प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स है, जैसे कि एल्कोलॉइड हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं, और भी बहुत सारे हमारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे प्लांट्स को बचाते हैं, डिफेंस करते हैं, उसको ग्रो करने में, उसको रेगुलेट करने में, स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और हमारा जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, ये हमारा क्या होता है, ये हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर का हम लोग यूज कर रहे हैं इसके लिए भी, कंजर्वेशन के लिए भी, यानी कि जो पौधे जो रेयर स्पीसीज है वो लुप्त हो रहे हैं उसको बचाने के लिए। ठीक है, इसीलिए भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन है। फिर आता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर का नए नए प्लांट्स को बड़ा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वो इसीलिए भी कर रहे हैं ताकि हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग हो पाए। जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने बता दिया था कि एक ऐसा बायोटेक्नोलॉजी का एक ऐसा टेक्निक्स है जिससे हम लोग दो अलग अलग प्लांट्स के जेनेटिक को मिलाकर एक नए वैरायटी के प्लांट्स को ग्रो कर सके। ठीक है, इतनी बात सिंपल समझ में आ रही है। फिर आता है डिसीज फ्री प्लांट। डिसीज फ्री प्लांट के लिए भी हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज कर रहे हैं, यानी कि जितने भी हमारे ओपन इन्वायरमेंट में हमारे पौधे लगाए जाते हैं तो क्लाइमेट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से या दूसरे पेस्ट की वजह से हमारे वो प्लांट, मेडिसिनल प्लांट खराब हो जाते हैं, स्टैंडर्ड या क्वालिटी नहीं हो पाते। तो उसको देखते हुए हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं, क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक अच्छे स्टैंडर्ड में और लेबोरेटरीज के अंदर हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो इनको ग्रो कर रहे हैं उनकी देखरेख में होते हैं, इसीलिए स्टैंडर्ड क्वालिटी और प्योर होते हैं। समझ में आ रहा है, इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एप्लीकेशन है, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपने प्लांट टिश्यू कल्चर का। तो ये एप्लीकेशन में आपने लिखना है। तो अभी किसी बच्चे का डाउट है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट आप लोगों को क्लियर हुआ। सेकेंडरी मेटाबोलाइट यानी कि वो हमारे ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड जो कि प्लांट्स के अंदर सीक्रेट होते हैं और वो हमारे प्लांट को डिफेंस करते हैं, वो हमारे प्लांट्स को बचाते हैं, उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बात समझ में अगर आ गई है तो हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आखिर इसके फायदे क्या है, इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है। प्लांट टिश्यू कल्चर का आप लोगों को पता है, जब भी हम कुछ काम करते हैं उसके दो पहलू होते हैं, या तो फायदा करता है या फिर नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग ना एडवांटेज की बात कर लेते हैं। आखिर एडवांटेज क्यों है, क्या है मतलब? एडवांटेज हमारा ये है कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट। अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से अपने प्लांट को ग्रो करा रहे हैं तो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, बहुत रैपिडली करते हैं, कंपैरिजन देन जो हमारे नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल ग्रो होते हैं। ठीक है, उनके कंपैरिजन में हमारे लेबोरेटरीज के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो हमारे बेहतर होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका एडवांटेज है। वहीं पे हमारा ईयर राउंड प्रोडक्शन, साल भर उत्पादन संभव है। कोई कोई प्लांट होता है ना कि हाँ ये सीजनल है, ओनली इतने मंथ से इतने मंथ तक ये प्लांट ग्रो कर पाएगा, लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर पूरी साल प्रोडक्शन संभव है, पूरी साल 12 के 12 महीने, चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी सीजन हो, क्योंकि लेबोरेटरीज के अंदर हम उनके लिए इन्वायरमेंट बना रहे हैं ना, उनके सूटेबल के हिसाब से। ठीक है, प्लांट सूटेबल के हिसाब से हम लोग अपना इन्वायरमेंट वहाँ पे उनको देते हैं और वो इन्वायरमेंट देने की वजह से वो प्लांट अच्छे से ग्रो भी करता है। तो इसीलिए पूरी साल संभव है। तो ये एडवांटेज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। फिर आता है हमारा यूजफुल इन रिसर्च। बच्चा क्यों कर रहे हैं हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर? ज़्यादा हमारा मेन कारण क्या है? हाई यील्ड लेने का, क्वालिटी बनाने का, प्योर करने का, और उससे भी बड़ा कारण रिसर्च करने का। रिसर्च इसलिए किया जाता है ताकि हम लोगों को नई नई वेराइटीज़ के बारे में पता चले, नई नई खोज हो सके। तो इसीलिए भी हम लोग ये प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज़ कर रहे हैं, नए नए पौधों पर रिसर्च कर रहे हैं। फिर लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है? अगर इतने सारे फायदे ही है तो डिसएडवांटेज है मेरे प्यारे बच्चों, हाई कॉस्ट ऑफ सेटअप। जब आप सारा इन्वायरमेंट दोगे,
अच्छी अच्छी उनको खाद दोगे, अच्छे अच्छे न्यूट्रिशंस दोगे, सिंथेटिक हार्मोन्स उनके अंदर दोगे, फिर रेगुलेटरी ग्रोथ उसके अंदर दोगे, ठीक है, ग्रोथ रेगुलेटर्स उसके अंदर डालोगे, तो फिर मेरे प्यारे बच्चों ये पैसों से आता है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ऐसे ही लेबोरेटरीज के अंदर सारा कुछ प्रेजेंट है, तो ऐसे नहीं होता। लेबोरेटरीज के अंदर हार्मोन्स लाने के लिए, खाद लाने के लिए, देखरेख रखने के लिए समय और पैसा दोनों लगता है, तो सबसे बड़ा कारण तो यही है। उसके बाद हमारा रिक्वायर्ड स्किल पर्सन, ऐसा नहीं है कि आप लोग भी ग्रो करा लोगे, आप लोग सेल से पौधा बना दोगे, टिश्यू से पौधा बना दोगे, ऑर्गन से पौधा बना दोगे, नहीं, इसके लिए अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी स्किल और आप लोगों को टाइम लगाना पड़ता है, तब जाकर आप ये प्रॉपर कर पाते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा सोमा कलोनल वेरिएशन मेकर, यानी कि सोमा कलोनल विधियां हो सकती है, अलग अलग विधि हो सकती है, अलग अलग टेक्निक्स हो सकती है इसके अंदर। जरूरी नहीं कि आप लोगों ने एक मेथड देख लिया तो एक मेथड सारे प्लांट्स में ही यूज होगा, ठीक है। अलग अलग प्लांट टिश्यू कल्चर है, अलग अलग प्लांट्स की वेराइटीज है, अलग अलग प्लांट्स की वेराइटीज होने की वजह से उनके तरीके भी अलग है, उनकी देखरेख रखने का तरीका अलग है। क्या आप लोगों को पता है अलग अलग खेतियां जब आप लोग करते हो, क्या एक ही जैसा काम सब में करते हो? नहीं ना, हर एक प्लांट के लिए खाद अलग आती है, हर एक प्लांट की देखरेख अलग आती है, किसी को ढक के रखना होता है तो किसी को ओपनली रखना होता है, कोई कोई प्लांट को बहुत सारे पानी चाहिए होता है, लेकिन किसी किसी प्लांट को थोड़े से पानी में देने में भी हो जाता है, तो है ना वेरिएशन। सेम यहाँ पे हमारा मेरे प्यारे बच्चों सोमा कलोनल वेरिएशन है, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं हमारे प्लांट को ग्रो करने के लिए। इतनी बात क्लियर हुई है? आगे चले, बहुत बढ़िया। आगे चलने से पहले हम लोग बता दें आप लोगों को, अब बात कर ले थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है और हमारे थर्ड यूनिट में इसमें से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है। जब आप लोगों को ना हिस्ट्री के बारे में पता होता है ना, तभी आप लोग थोड़ा सा आप लोगों के बारे में पता चलता है कि हाँ आपको फार्माकोग्नोसी के बारे में मालूम है, और ये आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने लास्ट में समरी इसकी बनाई है, समरी याद कर लेना, फिर ये सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बात कर ले, जो हमारे मेरे प्यारे बच्चों ये है, ठीक है, स्लाइडन एंड सॉचवान, ये हमारे नाम है, अजीब से नाम लेने में, प्रोनाउंस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। स्लेडियन एंड सोवन, ये हमारे क्या है, ये है पर्पस द सेल थ्योरी, इन्होंने सेल की थ्योरी दी थी 1838 में, सेंचुरी में, ठीक है, एज ये सॉरी सेंचुरी नहीं, 1838 में इन्होंने ना सेल थ्योरी दी थी, और सेल थ्योरी में इन्होंने बताया था स्टार्टिंग देन सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने सेल थ्योरी दी और इन्होंने बताया कि जो हमारी लाइफ है ना, उसका जो बेसिक आधार है, जो हमारी बेसिक यूनिट जो है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो हमारी सेल ही है, ठीक है। सेल के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया कि विदाउट सेल हमारी जो पूरी बॉडी बनी है नहीं हो सकती, है ना। इन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारी पूरी लाइफ है, जो हमारी पूरी बॉडी है, इसका जो बेस है वो हमारी सेल है, ठीक है। तो सेल थ्योरी देने की वजह से इनका नाम हुआ, तो ये आप लोगों को बता देना है। अगर इनका नाम आ रहा है तो ये बोल देना 1838 में हमारे स्वेडियन एंड सोवन ने सेल थ्योरी दी, जिन्होंने बताया कि जो हमारी लाइफ है, जो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, वो हमारी सेल है, ठीक है। ये सिंपल है, बहुत बढ़िया। अब बात कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ये भी देखिए, ये फाउंडेशन फॉर ऑल टिश्यू कल्चर टेक्निक, ये हमारे जितने भी हम लोगों ने टिश्यू कल्चर पढ़े हैं ना, उसके फाउंडेशन भी है, इन्होंने बताया भी था, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में इन्होंने ये थ्योरी दी, पहले सेल को लिया, सेल को ग्रो कराया, प्लांट्स बनाया, देन इनका नाम हुआ। ये नहीं है किसी मुंह से बोल दिया, लिखा ही दिया, ठीक है। इन्होंने पूरी तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखाया, और ये फाउंडेशन ऑफ ऑल टिश्यू कल्चर, जितने भी हम लोगों ने टिश्यू कल्चर पढ़े हैं ना, टिश्यू कल्चर हम लोगों ने अभी आपको बताए थे, अगर आप भूल गए हो, ये कैलकस कल्चर, सस्पेंशन कल्चर, ऑर्गन कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, है ना, ये याद है? हाँ, ये याद रख लेना, प्लांट टिश्यू कल्चर सारे याद होने चाहिए पांचों, ठीक है। इसके बाद आए हमारे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 1902 में गॉटलिब हबरलैंड, ठीक है, गॉटलिब हेबरलैंड, इन्होंने ना प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर भी इनको कहा गया, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ कल्चर आइसोलेटेड प्लांट सेल इन न्यूट्रिशन मीडियम, इन्होंने टिश्यू कल्चर के बारे में बताया, सारे टिश्यू कल्चर के बारे में बताया कि ये टिश्यू कल्चर्स के अंदर हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर इन्होंने न्यूट्रिशंस की हेल्प से इन्होंने प्लांट्स को ग्रो करा दिया, ठीक है।
इस तरीके से इनका यहाँ पे नाम हुआ। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ कल्चर आइसोलेटेड प्लांट सेल इन न्यूट्रिशन मीडियम, यानी कि एक ऐसा मीडियम बनाया जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशंस डाले जहाँ पे हमारा प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो हुआ, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यानी कि पहली दफ़ा ही इन्होंने अच्छी और सक्सेसफुली यहाँ पे प्रैक्टिकल किया था। ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ रहा है। चलो फिर आता है हमारा 1934 में फिलिप आर वाइट गॉथरेट ने सक्सेसफुली कल्चर रूट टिप्स एंड कैलकस टिश्यूज के अंदर यहाँ पे हमारा जो रूट है, रूट से इन्होंने प्रॉपर तरीके से हमारे प्लांट की ग्रोथ करा के दिखाई, और इस कल्चर मीडियम में हमारा कैलकस टिश्यूज लिया गया, और कैलकस टिश्यू कल्चर में इन्होंने रूट की जो रूट है हमारा, रूट से ग्रो कराया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। थोड़ी सी हिस्ट्री बोरिंग हो सकती है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे रट्टा मारना ही पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में पास होने के लिए और उनको बताने के लिए आप लोगों को ये याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा 1941 में वान ओवरबीक ने यूज कोकोनट मिल्क, यहाँ पे कोकोनट मिल्क का यूज किया एज ए न्यूट्रिशन। ठीक है, और फिर हमारे मेरे प्यारे बच्चों कल्चर मीडिया के अंदर एम्ब्रियो ग्रोथ करा दी। एम्ब्रियो ग्रोथ मैंने आपको बता ही दिया था, यानी कि छोटा एक बेबी प्लांट को ग्रो करा दिया। को किससे? हमारा प्लांट कोकोनट मिल्क से। ठीक है, गुड। इसके बाद हमारा मेरे प्यारे बच्चों 1955 में स्कोग एंड मिलर ने डिस्कवर द रोल ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनेज। रोल ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनेज के बारे में इन्होंने बता दिया कि आखिर ये ऑक्सिन और साइटोकाइनेज करते क्या है। ऑक्सिन और साइटोकाइनेज मैंने बताया ही था ना, ये हमारे प्लांट्स के अंदर उनके तने को, उनको ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं। ये हमारे ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है। बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इन्होंने, इनका नाम याद रखना, 1955 में 1955 में इन्होंने स्कोग एंड मिलर ने ऑक्सिन एंड साइटोकाइनेज के बारे में बताया, इसके बारे में डिस्कवर किया, और इन्होंने बताया कि जो हमारे प्लांट है ना, उस प्लांट की फॉर्मेशन में, हमारे रूट की फॉर्मेशन में, हमारे प्लांट के तने की स्ट्रीम की फॉर्मेशन में हमारे ऑक्सिन साइटोकाइनेज का बहुत बड़ा रोल है। हमारे प्लांट के ग्रोथ करने में ऑक्सिन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बता दिया जाए कि जो हमारा 1960 में मूरा सिंह एंड स्कोग है, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने डेवलप किया था क्या? मूरा सिंह एंड स्कोग मीडियम, द मोस्ट कॉमनली यूज इन कल्चर मीडिया। इनके नाम से ना एक यहाँ पे हमारा मीडियम भी बन गया, कल्चर मीडिया ही है। तो इसमें हमारा बहुत ही कॉमनली इसको यूज किया जाता है। कॉमनली इन द सेंस, अगर बेसिक हम लोगों को कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो इस कल्चर मीडिया का यूज करते हैं, जो कि हमारे इन साइंटिस्ट के नाम पर ही पड़ गया। ठीक है ना। इनमें सबसे प्रसिद्ध और प्रभावी एमएस माध्यम विकसित हुआ। एमएस का मतलब ही हुआ है कि मूरा सिंह एंड स्कोग। ठीक है, ये एक मीडियम है। समझ में आ रहा है ना? गुड। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बोरियत सी तो नहीं लग रही? थोड़ी बहुत लग रही होगी है ना, मुझे भी लग रहा है। ये हिस्ट्री होती ही ऐसी है, कुछ बोर करने वाली, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, लेकिन याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको पता भी होना चाहिए। ये नहीं है कि महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों माइक्रो प्रोपेगेशन सोमैटिक एम्ब्रियोजेनिस। 1970 में इसके बारे में हुआ। लार्ज स्केल माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक वर डेवलप्ड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लंबे स्केल में इसका यूज किया गया। ठीक है, इसका यूज किया गया, इसके बारे में लोग जानने लगे। और मेरे प्यारे बच्चों माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक का, और ये डेवलप्ड भी हुआ, इसके बारे में लोग जानने भी लगे और उसका यूज भी बढ़ गया। ज़्यादातर इसके बारे में बताने लगे, इसके बारे में रिसर्च करने लगे, और इसमें सबसे ज़्यादा हमारे यूज करने लगे, यानी कि इस मीडियम का यूज करने लगे। चलो एक एक करके स्टेज जान लेते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनिस का। सबसे पहले क्या होता है? इंडक्शन स्टेज होता है। इंडक्शन स्टेज का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इंडक्शन स्टेज का मतलब होता है सोमैटिक सेल आर इंक्लूडिंग टू बिकम एम्ब्रियोजेनिक, यानी कि हमारा वो युग्म जाइगोट, जब वो एम्ब्रियो बनने के स्टार्टिंग में आता है ना, एम्ब्रियो बनने लगता है, जाइगोट से ही तो एम्ब्रियो बनता है ना। जब मेल और फीमेल गैमेट मिलकर जाइगोट बनाता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनने की स्टेज में जाता है। एम्ब्रियो तब बनता है जब वो पौधा बनना स्टार्ट हो जाता है, उसकी पत्तियां निकल जाती है, वो अंकुरित हो जाता है, उसको एम्ब्रियो कहते हैं प्लांट्स के केस में। और हमारे ह्यूमंस के केस में जब बेबी की आंखें, नाक, ये पार्ट्स बनने चालू हो जाते हैं ना, तब उसको बोला जाता है एम्ब्रियो। ठीक है, तो ऐसा है। फिर आता है डी डिफरेंशिएशन, यानी कि विभेदन शून्यता। कोशिका अपना विशिष्ट कार्य छोड़कर टोटिपोटेंसी बन जाती है। ये क्या होता है? देखिए सेकंड स्टेज हमारा क्या है, ये नाम याद रखना। हम लोग क्या याद रखवाने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं आपको ये पॉइंट्स। फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। वैसे तो लिखा है इसके सामने, फिर भी मैं आपको बता दूं, ये 5 पॉइंट आपको पता रखने हैं। ये हमारी सोमैटिक, एम्ब्रियोजेनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd यूनिट में से अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बनेगा। तो ये प्रॉपर ये वाला जो मेरा सामने पेज दिख रहा है ना, इसको लिख लो। PDF तो मैं दूंगा ही आपको, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लिख लो, और जितना लिखोगे उतनी प्रैक्टिस होगी और उतना अच्छा आप लोगों के लिए है। तो यहाँ ना आप लोगों को स्टेज बता रहे हैं कि जब एम्ब्रियोजेनिस बनता है तो वो स्टेज कौन सी होती है। सबसे पहले आप लोग याद रखोगे, ऐसे बात कर किया करो, खुद से याद हो जाएगा। सबसे पहले आपका इंडक्शन होता है। इंडक्शन का मतलब एक शुरुआती तौर, जब वो एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि वो अब टोटिपोटेंसी बन गया है। टोटिपोटेंसी मैंने आपको बताया था, यानी कि वो इतना मैच्योर बन गया है कि हाँ, अब वो अपने सेल को, किसी अपने सेल से वो एक नया पौधा बनाने के सक्षम है। टोटिपोटेंसी बताया था ना। टोटिपोटेंसी का मतलब मैंने आपको पीछे ही बताया स्लाइड में कि टोटिपोटेंसी मतलब कि हमारे प्लांट का हर एक पार्ट, जैसे कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन, वो नए प्लांट बनाने के लिए सक्षम है, ठीक है। टोटिपोटेंसी वह होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा डी डिफ्रेंशिएशन है, वो सेल लूज देयर स्पेशलाइज फंक्शन एंड बिकम टोटिपोटेंसी, यानी कि कोशिका अपना विशिष्ट कार्य छोड़कर वो टोटिपोटेंसी बन जाता है। समझ में आ रहा है ना, मैच्योर बन जाता है। इतनी बात भी समझ रहा है। तीसरा आता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब वो इतना सक्षम हो गया तो फिर वो क्या है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने लगता है, भ्रूण का विकास होता है, ठीक है ना। ग्रेट। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों डेवलप्ड ऑफ गोलुबुलर या हार्ट शेप एंड टॉर्पेडो शेप, यानी कि गोलाकार, हृदयाकार और टॉर्पेडो आकार के भ्रूण का विकास हो जाता है, ठीक है। देन आता है मैच्योरेशन का। मैच्योरेशन क्या होता है, जब वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए। यहाँ पे बनना चालू हुआ है टोटिपोटेंट, अगर मैंने यहाँ पे मैच्योर वर्ड ले लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैच्योर हो गया। यहाँ पे अंकुरित होना, यानी कि उसके अंदर पार्ट्स बनना चालू हो गए, टोटिपोटेंट बनना चालू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैच्योरेशन हो रहा है। मैच्योरेशन यहाँ पे आके हुआ है किसके बाद, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद, ठीक है। जब भ्रूण, वो एम्ब्रियो जो अंकुरित हुआ है वो बड़ा होने लगा है, ठीक है, मैच्योर होने लगा है। अब मैच्योर होने के बाद अब वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे जर्मिनेशन होगा, अंकुरित होगा, ठीक है ना, तब जाकर वो प्लांट बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। एक बार फिर से समझिए, इंडक्शन स्टेज में क्या हुआ, सोमैटिक कोशिकाओं को भ्रूण बनने के लिए प्रेरित किया जाता है, यानी कि जाइगोट को भ्रूण बनने के लिए अब रेडी होना पड़ेगा। अब वो उस स्टेज में है जब वो एम्ब्रियो बनने की कोशिश कर रहा है। जाइगोट थोड़ा सा डेवलप्ड हुआ है, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा आगे की तरफ चला है। और जैसे ही आगे की तरफ चला तो उसने अपना काम छोड़कर वो क्या, टोटिपोटेंट बनना गया है। टोटिपोटेंट बन जाती है। टोटिपोटेंट का मतलब मैंने पीछे बताया, यानी कि उसके ऑर्गन डिसाइड हो जाते हैं, टिश्यू, सेल, ऑर्गन, ठीक है, अलग अलग बनना चालू हो जाते हैं। टोटिपोटेंट हम लोगों ने जाना था पौधों के वो पार्ट्स जो कि नए पौधे बनाने में हेल्पफुल होते हैं। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, जब डिसाइड हो जाते हैं, सेल डिसाइड अलग मतलब बन जाता है पार्ट, तब वो डेवलप्ड होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। डेवलप्ड होने के बाद अब वो मैच्योर हो गए हैं। मैच्योर मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों अब वो अंकुरित होना, वो पौधा बाहर निकलने के लिए रेडी है, ठीक है। अब मैच्योर जैसे ही हो गया, मैच्योर होने यानी कि एम्ब्रियो मैच्योर हो गया है। एम्ब्रियो मैच्योर होने के बाद हमारा क्या होता है, अंकुरन होता है, जिसको हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। अंकुरित यानी कि वो बीज फूट गया है, उसमें से पौधा निकला और वो पौधा बड़ा पेड़ बनने के लिए रेडी है। क्लियर है ना इतनी बात, स्टेज समझ में आई? प्लीज एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर ये मुझे समझ में आ गया, या कुछ समझ में नहीं आया, या फिर रिपीट कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सविता, ललित, भानवी, अविनेश, आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो तो प्लीज मुझे बताओ। आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो, आपके कमेंट मुझे दिख रहे हैं तो प्लीज मुझे बता दो। तो रिपीट करना है, आगे बढ़ना है, रिपीट करना है, आगे बढ़ना है। नो सर, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है ना। बहुत अच्छे से हम लोगों ने कोशिश की आप लोगों को समझाने की, आपको समझ में आना चाहिए। और प्लीज क्लास खत्म होने के बाद ना एक बार रिवाइज बहुत ज्यादा मैंडेटरी है ना। हाँ, आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है बच्चों 1980 में, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, जो मैंने आपको बताया ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग जहाँ पे होती है बायोटेक्नोलॉजी में होती है, जो भी छेड़छाड़ होती है ना हमारी
हाइब्रिडेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो भी हमारे नए नए वेरिएशन, ये सारी चीज़ें ये हमारे बायोटेक्नोलॉजी में होती है। और ये हमारे प्रेजेंट बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन विद जेनेटिक इंजीनियरिंग, साइप्रो प्रिजर्वेशन, ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी बायोटेक्नोलॉजी में होती है। और ये हमारी 1980 में डेवलप की गई, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इन्हीं की वजह से नए नए वेरिएशन और नए नए वेरिएंट हमें मिल पा रहे हैं, है ना, अच्छे वेरिएंट हमें मिल पा रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आसिफ सब अच्छा आसिफ है, ओके, ऑल क्लियर है, बहुत बढ़िया। अंकुर क्लियर है, अभिषेक क्लियर है, करिश्मा वेरी गुड, यस सर क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये समरी का आप लोग चाहे नोट करें, पीडीएफ में ली जाएगी, तो पीडीएफ के भरोसे मत रहो, जो मैं कह रहा हूँ वो लिख लो। वैसे मैं दूंगा, डोंट वरी, लिखना है, ठीक है। ये देखो, इससे ना रिवाइज हो जाएगा, और आपने ना कम से कम 5-6 तो याद ही कर लेना। ये रट्टा वाला जो शब्द है ना, यहाँ पे यूज होता है। वैसे रट्टा में तो इंटरेस्ट से करना, कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूर याद रख लेना। वैसे तो रट्टा ही मारना पड़ेगा भाई, नाम है ये, इसमें क्या ही कॉन्सेप्ट समझोगे। चलो अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पता है क्या होता है, जो हम लोग कल्चर मीडिया में डालने वाले होते हैं। देखो मैं ना आपको सीक्वेंस वाइज लेके चल रहा हूँ, याद हो तो। सेल टिश्यू कल्चर होता क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है, वो बता दिया, ठीक है, ऐसे स्टेज वाइज, ठीक है। अब बात आ गई है उसमें न्यूट्रिशंस डालने की। प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर कितने टाइप का होता है, और प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बताया किसने हमें, साइंटिस्ट ने बताया। चलो प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में हमें पता तो चल गया। अब प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर हम लोगों ने जो प्लांट के पार्ट लिए हैं, ठीक है, और उन पार्ट को कैसे ग्रो कराएंगे, कौन से सर वो आपने बताई थी न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है, वो कौन से न्यूट्रिशंस है, वही तो अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आ गया हम न्यूट्रिशन वाले स्टेज में। सबसे पहले कल्चर मीडिया ले लिया, कल्चर मीडिया डालने के बाद हमें न्यूट्रिशंस डालना है। न्यूट्रिशंस डालने के लिए हम लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए, और हर एक न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा नीड है, ज़रूरत है ना। जैसे एक ह्यूमन को न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, ऐसे प्लांट को भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। लेकिन प्लांट्स और ह्यूमंस के न्यूट्रिशंस अलग होते हैं। प्लांट के लिए कुछ न्यूट्रिशंस है, जैसे कि कुछ हार्मोन्स है, जैसे खाद होता है, पानी होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, या अलग हमारे सिंथेसाइज हमारे हार्मोन्स, केमिकल कंपाउंड, ये सारी चीज़ें देनी होती है। कौन सी है वो, चलिए एक एक करके जान लेते हैं, ठीक है, गुड। और न्यूट्रिशंस तो पता ही है ना सभी को क्या होता है, हर कोई पता है। न्यूट्रिशंस यानी कि हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो जरूरी कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जो जरूरी सब्सटेंस होते हैं, उन्हें न्यूट्रिशंस कहा जाता है, पता है ना। हाँ इतना तो पता ही है। इंट्रोडक्शन देख लो बच्चा, इंट्रोडक्शन यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर ना ए न्यूट्रिएंट मीडियम इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट, यानी कि प्लांट को सपोर्ट करने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए, और उसको डेवलप करने के लिए, ग्रोथ उसको बढ़ाने के लिए जरूरी है ना, बिल्कुल। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही आसान बताने के लिए, आई नो तुम्हें सब समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनको धीरे धीरे चलना पसंद है ना, क्योंकि जितना धीरे चलेंगे ना उतना हम लेकर चलेंगे, और जितना दौड़ के चलेंगे ना, भागा दौड़ी में खींचेंगे, तो कुछ अंश हमारे गिर जाते हैं, है ना। वो गिरी हुई चीज़ें क्या पता हमारे काम आए आगे, तो इसीलिए कभी भागना नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें पकड़नी है। बहुत लंबा समय हमारे पास है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 चीज़ लेने से अच्छा भागा दौड़ी में 10 चीज़ भी अच्छे से मिल गई ना आपको, तो लाइफ टाइम रहने वाली है ना, हबड़ताबड़ में लेने से अच्छा, क्योंकि हबड़ताबड़ में ली हुई चीज़ें कभी भी गिर सकती है अगर हम स्पीड में रहेंगे। आई नो तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ ना। ये न्यूट्रिशंस है कुछ, ये हमारा कल्चर मीडिया है, हम लोगों ने यहाँ पे लिक्विड कल्चर मीडिया लिया, इसके अंदर हम लोगों ने कैक्टस रखा, कैक्टस रखने के बाद हम लोगों ने ये जो है हमारा मीडियम, ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रिशंस है, ये हम लोगों ने इसके अंदर डाला, और सारी इन्वायरमेंट, पीएच वगैरह, टेम्परेचर वगैरह सारी चीज़ मैनेज रखी, ठीक है। वो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड है, वो जब हम लोग परफॉर्म करते हैं ना, हमें स्टैंडर्ड मिलता है कितना क्या चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें हम जब लेबोरेटरीज में परफॉर्म करेंगे तब की नीड है, अभी की नहीं है। अभी हमें पता होना चाहिए कल्चर मीडिया क्या है, उसके अंदर किस तरीके का न्यूट्रिशंस डालते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशंस है, ठीक है। हाँ इसके बाद हम बच्चा बात करें यहाँ पे रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, जो जरूरी है, इनके बिना काम हो ही नहीं सकता, इनके बिना हमें सपोर्ट मिल ही नहीं सकता, इसके बिना हमारे प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा, डेवलप्ड ही नहीं करेगा,
तो वे है हमारे ये न्यूट्रिशंस, नाइट्रोजन, फॉस्फेरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये हमारे प्लांट को क्या देते हैं? नाइट्रोजन हमारे प्लांट को प्रोटीन एंजाइम सिंथेसिस देता है, ठीक है। और फॉस्फोरस हमारी प्लांट को एनर्जी देता है। पोटेशियम ऑस्मेटिक बैलेंस बनाए रखता है, प्रेशर बनाए रखता है। कैल्शियम हमारे सेल वॉल को स्टेबलाइज करता है। मैग्नीशियम हमारे क्लोरोफिल, जो हमारे प्लांट के अंदर, पता है ना क्लोरोफिल क्या होता है? जो हमारे प्लांट को हरी पत्तियां वगैरह देता है, हरी पत्ती के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और सल्फर मेरे प्यारे बच्चों एमिनो एसिड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन, है ना, इसीलिए जरूरी है। ओके, समय का अभाव है वो मैं समझ पा रहा हूँ, कोई समय का अभाव नहीं है, वो तुमने ना लोड लेके रखा है, इंटरेस्ट लेके चलो बच्चे। अंकुर, समय का कोई अभाव नहीं है, वो सिर्फ लोड लेने वाले को लगता है। अगर आप लोड ले रहे हो ना, तो फिर आपके पास 1 घंटा भी हो ना, तो आप लोड की वजह से आप लोगों को लगेगा यार जल्दी जल्दी जल्दी, समय बहुत है अपने पास, डोंट वरी। 4 साल की डिग्री है भाई, अभी 4th सेमेस्टर में हो, किस बात का दूसरा काम क्या है आपको? मजे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, समझते हुए चलो, है ना। चलो इतना पता लग गया। बड़ी मात्रा में कौन से न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं? हमारे कैल्शियम चाहिए होते हैं, सल्फर चाहिए होता है, मैग्नीशियम चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है, फॉस्फोरस चाहिए होता है, पोटेशियम चाहिए होता है, ठीक है। ये सारी चीजें पता हो गई, गुड, ये एलिमेंट्स है हमारे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे मैक्रो न्यूट्रिशंस की। मैक्रो न्यूट्रिशंस का मतलब होता है जरूरी तो है, लेकिन उनके कंपैरिजन में उतना भी जरूरी नहीं है, कुछ क्वांटिटी में जरूरी है, बहुत कम मात्रा में आवश्यक है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में? जो भी हम लोगों ने पढ़े, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक है। वो कौन से हैं? जैसे आयरन, मैग्नीज, मैग्नीजीज, ठीक है। फिर हमारा जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिबेरिडियम, ये सारी चीजें, ये भी रिक्वायर है, लेकिन उनके कंपैरिजन में उतना नहीं है, लेकिन वो तो चाहिए ही है, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं? आयरन है हमारे क्लोरोफिल सिंथेसिस, जो कि हमारे मैग्नीशियम भी कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, मैग्नीशियम भी कर रहा था। वहीं पे हमारा आयरन है, क्लोरोफिल में भी काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है? मैग्नीज, जो कि हमारे एंजाइम एक्टिवेशन करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए। जिंक हमारी ग्रोथ रेगुलेशन के लिए। हमारा कॉपर हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए। बोरोन हमारा सेल डिवीजन के लिए। और हमारा मोलिबेडियम यहाँ पे नाइट्रोजन मेटाबोलाइज करने के लिए, नाइट्रोजन मेटाबोलाइज करने के लिए यूज होता है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? सब कुछ ईजी लग रहा है, सब कुछ समझ में भी आ रहा है, और सब कुछ पता भी आपको, है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने कार्बन सोर्स की, जो कि हमारा कॉमनली यूज इन द एनर्जी सोर्स। कार्बन हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी देता है, चाहे वो मूवमेंट हो चाहे वो प्लांट हो, है ना। फिर आता है हमारे विटामिन की। आखिर विटामिन कौन से जरूरत होते हैं? विटामिन हमारे, विटामिन जैसे थायोमीन, थायोमीन B1, ठीक है, निकोटिक एसिड, फिर हमारा पाइडोक्सिन, ये चाहिए होते हैं हमारे प्लांट्स को। जैसे हमारी बॉडी को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी ये चाहिए होता है ना, ऐसे प्लांट्स के लिए भी विटामिन हमारे, जैसे थायामीन हो गया, निकोटिनिक एसिड हो गया, पायरिडोक्सिन हो गया, ये हमारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। और विटामिन भी पता है ना क्या करता है? हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करता है, हमें स्ट्रेंथ देता है। ऐसे ही हमारे प्लांट्स को भी स्ट्रेंथ देता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है, गुड। अरविंद आप फर्स्ट टाइम, अच्छा, वेरी गुड। अब आप ऑनलाइन ही पढ़िएगा, अब आपको इंटरेस्ट आ गया होगा। नहीं, ऑनलाइन बहुत बढ़िया, आपका टाइम कंज्यूमिंग है भाई। आप ना घर पे पढ़ो, कहीं इधर उधर कोचिंग जाते हो ना, टाइम वेस्ट है। तो अब घर पे आप लोगों के पास ना, पहले के समय पे जाया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे इतनी सुविधा नहीं थी। आपके घर पर बेस्ट टीचर की टीम आपको मिलेगी, सिर्फ आपके मोबाइल पे, वो आप घर पे पढ़ सकते हो, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। घर पे पढ़ना बेस्ट होता है, डोंट वरी। समझ में आ रहा है ना वैसे अरविंद? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। आपको पता है थायामीन क्या करता है? थायामीन विटामिन क्या करता है? एसेंशियल होता है कोएंजाइम के लिए। और हमारा निकोटिक एसिड क्या होता है पता है? निकोटिनिक एसिड क्या करता है? ये हमारे एनर्जी मेटाबोलाइट करता है। और जो हमारा पायरिडोक्सिन है, ये हमारे प्रोटीन बनाने के लिए काम करता है। प्रोटीन बनाना यानी कि हमारा एमिनो एसिड के लिए, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ऐसे ही आप लोग ना पढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
एमिनो एसिड आपको पता ही है क्या होता है। एमिनो एसिड लाइक ग्लाइसिन, कैसीन, हाइड्रोसलेट, ये हमारे वृद्धि करने के काम में आता है। वृद्धि यानी कि प्लांट को बड़ा करने के लिए काम में आता है। ठीक है, गुड। फिर आता है ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स की मैंने बात की थी ना कल्चर मीडिया में डालने की, वो कुछ यही है। ऑक्जिन, साइटोकाइनिस, गिबरेलिन्स और हमारा एस बेसिक एसिड, ये क्या कर रहे हैं, इनके सामने मैंने लिखे हुए हैं इनके काम। ऑक्सिन हमारे जो प्लांट्स है, जैसे कि इंडोल, ऑक्सिन के यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में ऑक्सिन हमारे से IA है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, Na है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ये हमारे क्या है, ये हमारे ऑक्सिन है, ये हमारे रेगुलेटर, ग्रोथ रेगुलेटर है। और ये हमारे रूट की फॉर्मेशन करते हैं। रूट की फॉर्मेशन पता है ना, जड़ों को मजबूत बनाते हैं। उसके बाद हमारा मेरे प्यारे बच्चों साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन में क्या होता है, सूट फॉर्मेशन होता है, एलोंगेशन होता है। ठीक है, और एब्रेसिक एसिड हमारी एम्ब्रियो मैच्योरेशन करता है, एम्ब्रियो को मैच्योर बनाता है, और मैच्योर बनने के बाद ही तो मेरे प्यारे बच्चों वो अंकुरित हो पाता है ना। इतनी बात समझ में आ रहा है ना, जर्मिनेशन जो अभी पढ़ा हम लोगों ने लास्ट। ठीक है, एक एक पॉइंट आप लोगों को ध्यान में से सुनना है। तुरंत इतना सा भी डाउट हो ना, इतना सा तुरंत आपने कमेंट करना है। लग क्या रहा है, टाइप ही तो करना है। और हम लोग तो चाहते ही है कि आपका डाउट अगर रह भी जाए हम उसको फिर से क्लियर करें, क्योंकि हमारे पास समय ही समय आपको क्लियर करना है ना, एग्जाम आ रहे हैं। और आपको पता है अभी के मार्क्स आप लोगों का एक हाई मार्क्स बनाने, जो 8 सेमेस्टर के बाद जो आपका बनेगा SCPC, है ना, हाँ वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, और मैं ना हर बच्चे को कहता हूँ, जितने भी हमारे फार्मेसी फील्ड के बच्चे हैं, आप लोग ना मार्कशीट अर्न करने पर ध्यान मत देना, अपना अपनी स्किल अर्न करने पर ध्यान देना, उसको डेवलप करने, उसको बहुत अच्छा बनाने में, नॉलेज पे ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ना जगह जगह पे बी फार्मा वाले मिल जाएंगे। आप बोलोगे यार बी फार्मा ऐसी ही हो रही है, हर किसी के पास डिग्री है, लेकिन वो डिग्री काम की नहीं है, क्योंकि आप लोग जाओगे ना फ्यूचर बनाने, आपसे स्किल के बारे में पूछेंगे, हाँ भाई बता क्या है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल है इसके अंदर ज़्यादा। ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं है हमारा ये कोर्स, ये पूरा प्रैक्टिकल और टेक्निकल कोर्स है। ओके, इस बात को जितना जल्दी आप लोग समझ लोगे, नॉर्मल लग रही होगी बातें, नॉर्मल मत लेना, जितना जल्दी समझ लोगे उतना बेहतरीन होगा। ये हमारा कोई भी ऐसा थियोरटिकल या फिर कोई भी ऐसा मेडिकल या पैरामेडिकल कोर्स नहीं है, ये हमारा टेक्निकल कोर्स है। और टेक्निकल कोर्स में हमारी स्किल, हमारी नॉलेज देखी जाती है ना। तो दिमाग से निकाल देना ये मेडिकल वाला सपना या इधर उधर का। जितना आप मेडिकल खोलने के लिए भी स्किल चाहिए होगी ना, नॉलेज चाहिए होगी, तो उस पर ध्यान दो। अगर आपको सोच नहीं है डिग्री लेके नॉर्मल मेडिकल ही खोल लूँगा, चला लूँगा, तो नॉर्मल ही लाइफ होगी भाई। जो हम लोग बड़ी प्रोफेशनल डिग्री है हमारे पास, अब प्रोफेशनल डिग्री को अगर हमें प्रोफेशनल व्यक्ति में डेवलप करना है, अपने आप को प्रोफेशनल बनाना है, तो हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तुरंत जवाब आना चाहिए, ऐसे हमें सब कुछ पता होना चाहिए। और अब बाकी तो आप लोग समझदार ही हो, है ना, स्किल पे काम करना है, प्रैक्टिकल और नॉलेज पे काम करना है। डिग्री तो ऑन हो ही जाएगी, वैसे भी चल ही रही है ना। हाँ चलो ये भी याद रख लेना भाई, ग्रोथ रेगुलेटर कौन कौन से होते हैं और हमारे विटामिन कौन कौन से यूज होते हैं। विटामिन का नाम आ गया तो विटामिन ABCD नहीं लिख देना, यहाँ प्लांट्स की बात हो रही है। फार्माकोग्नोसी यानी कि प्लांट, मेडिसिनल ड्रग और एजेंट, है ना। गुड, अब बात करो बच्चों यहाँ पे ग्रोथ की। ग्रोथ किसको नहीं पता, ग्रोथ का मतलब वृद्धि, ग्रोथ का मतलब डेवलपमेंट, ग्रोथ का मतलब ग्रो है। इतनी बात भी समझ में आ रही है। ग्रोथ इज इरिवर्सिबल इंक्रीज है। इरिवर्सिबल इंक्रीज यानी कि एक बार बढ़ गया तो घटेगा नहीं। मेरी पैन गिर गया, कोई नहीं, ये रिवर्सेबल था, मेरा गिर गया मैंने उठा लिया, है ना। लेकिन ग्रोथ बिल्कुल भी रिवर्सेबल नहीं है, इरिवर्सेबल है। अगर प्लांट एक बार बड़ा हुआ, क्या वो छोटा कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर हमारा बीज एक बार अंकुरित हो गया, क्या वो फिर से बीज बन सकता है, नहीं बन सकता। इसी तरीके से हमारी ग्रोथ क्या है, एक इरिवर्सिबल इंक्रीज है, यानी कि एक बार बड़ा हो गया तो ग्रोथ नहीं होगा। साइज हो, वॉल्यूम हो, या नंबर ऑफ सेल्स हो, ऑर्गेनिज्म हो, ये सारी चीजें, सेल डिवीजन वगैरह है। ओके, अब हम बात करते हैं फेज की। आप लोगों को ना मैंने एक कर्व बनाना सिखाया था, बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉग फेज, लैग फेज, स्टेशनरी फेज, और स्टेशनरी फेज के बाद में एक चौथा फेज होता है डिक्लाइन फेज। ठीक है, डिक्लाइन फेज यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको पता ही है हमारा पेड़ पौधा 500 साल जीते हैं, तो डिक्लाइन हमारी उम्र में तो रहेंगे नहीं, हमारे 4-5 औलादे हो जाएगी तब जाके डिक्लाइन होएगा हमारा पेड़, है ना। इसीलिए डिक्लाइन फेज हम प्लांट के केस में नहीं लिखते, लेकिन ह्यूमंस के केस में लिखते हैं। ठीक है, चलो कर्व बनाना सिखा देता हूँ। कर्व बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सिंपल सा है, एक आपको यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना, ठीक है, बना लिया। अब आपने ना यहाँ पे देखो लैग फेज कौन सा होता है, यहाँ पे हम लोग लैग फेज उठाएंगे, फिर हम लोग लॉग फेज उठाएंगे,
और फिर हम लोग स्टेशनरी फेज उठाएंगे, और ये डिक्लाइन होता है जो कि हमें नहीं बनाना, यहाँ तक बनाना है स्टेशनरी फेज तक, लॉग फेज तक, लैग फेज तक। आई होप सो समझ में आ गया। किस किस बच्चे को पता है? अगर मेरा प्यारा बच्चों आप लोगों ने मेरे साथ 3rd यूनिट पढ़ी थी लास्ट टाइम पे, तो ये 3 फेज के बारे में डेफिनेटली पता ही होगा आप लोगों को। लैग क्या होता है, लॉग क्या होता है, स्टेशनरी क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैंने एक कर्व बनाया, यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ की। अब ये आपको बता क्या रही है, ये ना ग्रोथ का फेज है। और इस ग्रोथ फेज में अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि मैंने ही पढ़ाया था, मैंने इस कर्व के बारे में डिफाइन किया था, पता होगा तो जरूर आप लोग इसके बारे में बता पाओगे, नहीं बता पाओगे तो कोई नहीं, बहुत सिंपल है, मैं बता दूंगा, है ना। गुड, कितना टाइम और क्लास चलेगा सर? बस थोड़ी देर, 1 शॉट कर रहे हैं, यूनिट कंप्लीट करनी है, थोड़ी देर और। शायद आप बोर हो गए हो, है ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा, नहीं पढ़ी, डोंट वरी शिवा, मैं बता देता हूँ। लैग फेज यानी कि वो वाला फेज जब हमारा कोई भी पौधा उस फेज में होता है जब वो अंकुरित होने वाला हो, है ना। लैग फेज यानी कि वो ग्रो करने में सक्षम हो। ये चलो, लैग फेज यानी कि अंकुरित, जर्मिनेशन वाला फेज। लॉग फेज जब वो पौधा बन जाए, ठीक है, ग्रो होने लगे और अच्छी तरीके से ग्रो होने लगे, भरपूर मात्रा में उसको पूरा न्यूट्रिशंस मिल रहा है, अच्छी कंडीशन मिल रही है, और वो टाइम टू टाइम ग्रो भी कर रहा है, लॉग फेज। स्टेशनरी फेज कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों? जब वो पूरा सक्षम मैच्योर हो जाता है, पेड़ बन जाता है, वहां पे रुक जाता है, स्टेशनरी फेज पे रुक जाता है। अब इससे बड़ा नहीं होगा, इसकी लाइफ इतनी है, यानी लाइफ आगे चलेगी, इसकी ग्रोथ इतनी है। तो 3 फेज होते हैं, अंकुरित वाला फेज, पौधे से पेड़ बनने वाला सफर, और स्टेशनरी पे पेड़ पे रुक जाना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? गुड, इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत इजी है, बना दोगे, बनाना भी है, ठीक है। हाँ चलो, ये मैं मिटा दूं, ऑल क्लियर एक बार कर दो। आपको कवर ये समझ में आया, कर्व समझ में आया, कर्व समझ में आया प्लीज? याद है, हाँ, ये माइक्रोबायोलॉजी में आप लोगों ने बैक्टीरिया की ग्रोथ पढ़ी थी ना, वहां पे डिक्लाइन हम लोगों ने पढ़ा था, स्टेशनरी के पास डिक्लाइन आता है ना। सेम वही वाला है बच्चों, यहाँ पे प्लांट के केस में डिक्लाइन नहीं आता, क्योंकि डिक्लाइन में ना प्लांट मरता ही नहीं है। आप लोगों की ज्यादा मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? 100 ईयर ना, लेकिन हमारे प्लांट हजारों हजारों साल जीते हैं। क्या आप देख पाओगे क्या उसको मरता हुआ? इसीलिए हम लोग यहाँ पे नहीं बात करते, यहाँ पे डिक्लाइन की, स्टेशनरी फेज तक रखते हैं, ठीक है ना। सेम एज ग्रोथ कर्व, ये वही है, ये ग्रोथ कर्व ही है बच्चों, ग्रोथ फेज ही पढ़ रहे हैं। बात सिर्फ इतनी अलग है कि हम यहाँ प्लांट का पढ़ रहे हैं, वहां पे बैक्टीरिया का पढ़ रहे थे, है ना। वहां पे हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था 3rd सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी में, बैक्टीरिया की ग्रोथ कर्व पढ़ा था, जिसमें हमारा लैग फेज था, लॉग फेज था, स्टेशनरी फेज था, फिर डिक्लाइन फेज था। जब बैक्टीरिया मर जाता है, स्टेशनरी फेज में जितनी ग्रोथ होनी होती है उतना होता है। यहाँ पे हमारा टाइम लिखा रहता है और यहाँ पे हमारा वो लिखा रहता है, चलो, है ना। शायद मैं जो बहुत ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ या जल्दी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ ना, ये थोड़ा सा मेरा हैबिट में आ गया है, तो मैं कंट्रोल करूँगा, डोंट वरी। लेकिन फिर भी आपसे मैं बार बार ऑल क्लियर किस लिए पूछता हूँ? ताकि मेरी जल्दबाजी की वजह से कुछ छूट ना जाए। आप लोग मुझे रोक दोगे तो, समझ रहे हो ना। हाँ, इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, इसको लिए सॉरी, मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ या फिर फास्ट कर रहा हूँ, ये हैबिट में आ गया है, उसको मैं इम्प्रूव करूँगा, है ना। ठीक है, डाउट है? ओके प्राची बोलिए, क्या डाउट रह गया? हाँ, आपका डाउट है तो प्लीज, डाउट सुनने के लिए मैं रेडी हूँ, बताओ क्या रह गया? कर्व में कोई प्रॉब्लम रह गई है क्या? कर्व समझ में नहीं आया? प्राची पांडे, आप ना जल्दी किया करो कमेंट। चलो, सभी बच्चों का ना ऑल क्लियर है। अब प्राची ने बोला है कि सर कुछ डाउट है, तो क्या डाउट है बताओ? आप क्वेश्चन कीजिए ना, ऐसे बताइए मत, क्योंकि इतना समय नहीं होता हमारे पास। अभी दूसरे टीचर की भी तो क्लास होनी है ना, वो भी तो समझिए, 1 घंटा हो गया हमारा।
परमिशन नहीं लेने का है, डायरेक्ट क्वेश्चन करने का, सर मुझे ये समझ नहीं आया ऐसा करके, ताकि हमारा टाइम कंज्यूम हो पाए ना। ओके आगे चल रहा हूँ मैं। अगर आपको कर्व में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट है तो तुरंत पूछने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग गया ना। क्लास ख़त्म हो गई है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कहीं नहीं ख़त्म हुई है, अभी रह रही है भाई। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। हाँ थोड़ा रह गया हमारा, अभी देखिए कितनी स्लाइडें रह गई है। 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्लाइडें रह गई है, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आ गया सर, वेरी गुड सर, क्लास कब खत्म हो गया? अरे 9 स्लाइड है, 9 स्लाइड इन द सेंस 9 मिनट्स, ठीक है। ये देखो कहाँ पे थे हम लोग, 25 पे थे। चलो 25 पे थे हम लोग, यहाँ पे पढ़ रहे थे। जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते, होने वाली है 9 मिनट्स, ओनली ऑन 10 मिनट्स, ज़्यादा ज़्यादा एक एक मिनट लेंगे एक एक स्लाइड पे। ओके एक एक मिनट लेंगे एक एक स्लाइड पे, तो हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। तो ग्रोथ इन टिश्यू कल्चर, देखिए आप लोगों को पता चल गया, ग्रोथ कर्व के बारे में पता चल गया, ग्रोथ फेज के बारे में पता चल गया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन विट्रो यानी कि लेबोरेटरीज में ग्रोथ डिपेंड करता है कल्चर मीडिया कंपोजिशन, न्यूट्रिशंस और हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और स्टेराइल कंडीशन, नो कंटामिनेशंस, हाइजीन, एसेप्टिक एरिया, एसेप्टिक कंडीशन वहाँ पे होगी तो अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो ये कल्चर मीडिया में ग्रोथ होती है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। सब कल्चर टाइमिंग यानी कि रेगुलर ट्रांसफर टू फ्रेश मीडियम। आप लोग ना मान लीजिए आप लोगों को कल्चर मीडियम में समय लग रहा है 30 दिन किसी अंकुरित करने या पौधा बनाने में हेल्प कर रहा है, तो आप लोगों को ना बार बार चेंज भी करना है मीडियम, ताकि उसके अंदर ना कोई पेस्ट या कोई भी गंदगी या कोई भी कंटामिनेशन ना हो। बार बार सफाई करनी है, अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। फ्रेश मीडियम में इसको ट्रांसफर करते रहना है अगर ज़रूरत पड़ रही है तो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें ग्रोथ के लिए, ठीक है। जरूर अपना जो टॉपिक है उसको तो कंप्लीट कर ले, फिर आपके जो भी रहेंगे वो आप बताते रहना, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो रहा है ना, तो आपके पास ना हेल्पलाइन नंबर भी है, वहाँ पे भी डाल सकते हैं कि सर फार्माकोग्नोसी ये वाला टॉपिक और मुझे ये जानना है, मुझे डाउट हो रहा है, ठीक है। आप सर से बात करनी है, जिस भी सर से बात करनी है, लाइक मुझसे बात करनी है, तो आप वहाँ पे डाल दीजिए कि मुझे प्रियांशु सर से बात करनी है, मुझे इन वाले सर से बात करनी है, मेरा ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, इतना डाल लीजिए, तुरंत टीम कॉन्टैक्ट करेगी या फिर मैं खुद वहाँ पे मुझे इन्फॉर्म हो जाएगा कि हाँ इस बच्चे का आपके लिए कंसर्न है, तो वहाँ पे मैं खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगा, ठीक है। सिंपल यही तो करना है। चलो हम लोग बात कर रहे थे ग्रोथ इन टिश्यू कल्चर में, जब हमारी ग्रोथ होती है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे मेंटेन ऑफ ग्रोथ, यानी कि वृद्धि की रख रखाव भी करनी है आप लोगों ने। क्या करना है, जब आप लोग प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर किसी प्लांट के पार्ट को ग्रो करा रहे होते हो, तो वहाँ पे मेंटेनिंग रखनी है। मेंटेनिंग ग्रोथ इन्वॉल्व कीपिंग द कल्चर प्लांट, बहुत अच्छी तरीके से रखना है, टिश्यू हेल्दी होना चाहिए एंड एक्टिवली डिवाइडिंग ओवर टाइम, ठीक है। वृद्धि का रखरखाव मतलब है कि कल्चर के अंदर जो पौधा है उसकी देखभाल रखना, उसको मेंटेन रखना, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों मेंटेन टेक्निक्स की, यानी कि मेंटेनिंग करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स है। जैसे सब कल्चरिंग होता है, मॉनिटरिंग है, ऑप्टिमाइज कंडीशन है, हार्मोनल बैलेंस है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हार्मोनल बैलेंस में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रेशियो जो है वो प्रॉपर है या नहीं है, कोई ज़्यादा या कम तो नहीं है, वो उसका ध्यान रखेंगे। ऑप्टिमाइज कंडीशन में प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर टेम्परेचर, ड्राई, हाइजीन, मॉइस्चराइजेशन, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कंडीशन का ध्यान रखेंगे। हमारा मॉनिटरिंग में क्या क्या ध्यान रखना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल, कोई अलग डिसीज, कोई पेस्ट तो नहीं आ गया, इनका ध्यान रखेंगे, कोई इंसेक्ट तो नहीं आ गया, इनका ध्यान रखेंगे। सब कल्चरिंग में हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, फ्रेश मीडियम, रेगुलरली उसको टाइम टू टाइम जब भी जरूरत हो उसको चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सब कल्चरिंग उसको कहा जाता है। ये भी क्लियर हुआ, ठीक है। तो आगे चले, थैंक यू। आगे इस पे टॉपिक पे ध्यान लेते हैं। लास्ट 5 मिनट्स हम आपसे बात करने वाले हैं, को जो भी प्रॉब्लम है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं बात कर ले रहा हूँ एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशंस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लांट टिश्यू कल्चर का जो एप्लीकेशन हम लोग ने स्टार्टिंग में जाना था वही देखिए यहाँ पे है ना, फार्माकोग्नोसी
उसके बेस पर यहाँ पे हम प्लांट टिश्यू कल्चर का क्या यूज कर रहे हैं, यानी कि अपने प्लांट के सेल के टिश्यूज के ग्रोथ करने के लिए, ऑर्गन को ग्रोथ करने के लिए, नए पौधे को लिए, नए वेरिएंट के लिए, नई रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज कर रहे हैं, है ना, समझ में आ रहा है ना, बहुत सही। इसके बाद हम लोग ना एप्लीकेशंस की बात अगर करें, यहाँ पे देखो एप्लीकेशंस यानी कि इन यूज में कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी, वहां पे हम लोगों ने नॉर्मल जाना था एप्लीकेशन, प्लांट टिश्यू कल्चर का नॉर्मल यूज जाना था वहां पे, चाहे वो प्लांट टिश्यू कल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए हो, चाहे प्लांट टिश्यू कल्चर फार्माकोग्नोसी के लिए हो, प्लांट टिश्यू कल्चर किसी दूसरी चीज के लिए हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग फार्माकोग्नोसी की बात कर रहे हैं, एक स्पेशल और एक इंडिविजुअल किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। यानी फार्माकोग्नोसी के केस में हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर क्या यूज में आता है ये बात कर रहे हैं, है ना, इतने तो सिंपल आ रहा है। हाँ, इसके बाद हम बता दे मास प्रोपेगेशन। मास प्रोपेगेशन में समझ रहे हो, प्रोपेगेशन में बता ही चुका हूं कि प्लांट को ग्रो कराना दूसरे प्लांट के साथ मिलाकर, उसे प्रोपेगेशन कहते हैं, मिलाना, है ना। और मास का मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, अलग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में औषधीय पौधों की बड़ी मात्रा में उसकी वृद्धि करना। प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी मैंने आपको बता ही दिया था, जो डिफेंस करता है। देखो फर्स्ट मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट आपको समझना पड़ेगा। फर्स्ट मेटाबोलाइट हमारी बॉडी को ग्रोथ करने, एनर्जी देने, हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, इस मूवमेंट को करवाने, हमारी नॉर्मल जो फंक्शनिंग हो रही है उस फंक्शनिंग को कराने के लिए होता है फर्स्ट मेटाबोलाइट। यानी कि फर्स्ट मेटाबोलाइट का मतलब होता है जो न्यूट्रिशंस हमें चाहिए ना मूवमेंट करने के लिए, एनर्जी देने के लिए और दूसरे काम करने के लिए, वो फर्स्ट मेटाबोलाइट कहलाता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहलाता है यानी कि वो केमिकल कंपाउंड, सब्सटेंस या न्यूट्रिशंस जो हमारी बॉडी को, हमारी इम्यूनिटी को डिफेंस करे, है ना। ऐसे जैसे ह्यूमन्स के अंदर होता है ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी होता है फर्स्ट मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है ना। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे कि एल्कोलॉइड, फ्लेवोनॉइड्स, इनकी जरूरत पड़ती है, और जो ये अलग से नहीं देना होता है, वैसे सिंथेसिस कर सकते हैं लेबोरेटरीज के अंदर, लेकिन ये प्लांट्स के अंदर भी सिंथेसिस होता है, सॉरी प्लांट्स के अंदर भी सिक्रेट होता है ना। ऐसे ही हमारा जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारे लुप्त हो रही है स्पीसीज, जो पौधे हमारे गायब हो रहे हैं, जो मेडिसिनल प्लांट की क्वांटिटी कम बची है ना, लुप्त होते जा रहे हैं वो, उनको बचाने का काम भी हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहा है। इसीलिए हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज कर रहे हैं, है ना। इतनी बात भी समझ में आ रही है ना, बहुत अच्छा रहेगा। हेयर रूट एलिमिनेशन ऑफ वायरस, यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता है ना, 5 चीजें, एलिक भी आता है, प्रोटोजोआ भी आता है, वायरस भी आता है और हमारा बैक्टीरिया भी आता है, ठीक है। इन चीजों को हटाने के लिए भी हम लोग यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूर रखने के लिए भी, स्टैंडर्ड क्वालिटी प्योर इफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए भी हम लोग यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज कर रहे हैं, उसमें अपने प्लांट को ग्रो करा रहे हैं, है ना। चलिए इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए भी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी कि हम जो हाइब्रिडेशन करते हैं ना, जो हम बायोटेक्नोलॉजी करते हैं ना, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं ना प्लांट के अंदर, उसके लिए भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं। याद है, बिल्कुल याद है, भूलोगे कैसे, पढ़ा जो हम रहे हैं ना। हाँ बहुत बढ़िया, आपने ना बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है बच्चों। देखो एग्जाम्पल भी बता दिया, एग्जाम्पल यानी कि देखिए ये हमारे प्लांट्स के नाम है, अजीब से नाम होंगे, आप लोगों को लग रहा होगा सर कौन से नाम है भाई, ये मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट में उल्टे पुल्टे नाम होते ही है ना, बहुत कठिन होता है प्रोनाउंस करने में, लेकिन कठिन होता है, नामुमकिन नहीं होता, लिखना है, प्रैक्टिस हो ही जानी है, ठीक है। रोवोल्फिया अजीब सा नाम है, ठीक है, ये चलो नाम याद रख लेना। फिर आता है डिजिटाइज, फिर आता है हमारा कैथेरेंथस, कैथेरेंथस, ठीक है, ओके। फिर आता है हमारा एडिबल वैक्सीन। एडिबल वैक्सीन पता है क्या होता है, खाद्य टीके। खाद्य टीके हम लोग क्यों दे रहे हैं, ताकि हमारा जो जेनेटिक मॉडिफाई प्लांट है वो मॉडिफाई हो जाए और अच्छा और बेहतर थेरापेटिक इफेक्ट दे सके। यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो, इंजेक्शन लगाया जा रहा है। इंजेक्शन क्यों लगाया जा रहा है पता है, यहाँ पे हम लोग खाद्य टीका दे रहे हैं इस प्लांट को, इस पौधे को या इस प्रोडक्ट को खाद्य टीका दे रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं उसको, जिसको एडिबल वैक्सीन कहते हैं। ये वैक्सीन इसलिए दी जा रही है कि हमारा ये, मान लीजिए फॉर एग्जांपल सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लोकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मान लो ये हमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन दे रहा था पहले, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इंजेक्शन लगाया, अभी बहुत सारा न्यूट्रिशन दे रहा है ना, इसीलिए हम लोग ये एडिबल वैक्सीनेशन कर रहे हैं। आजकल यहाँ पे हमारे टॉक्सिन वाले बहुत ज़्यादा इंजेक्शन देने लगे हैं, एडिबल वैक्सीन देने लगे हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है जो हमें बीमार कर रहे हैं, ठीक है ना।
वो ऑर्गेनिक नहीं होते, वो सिंथेसाइज होते हैं, लेबोरेटरीज के अंदर बनाए जाते हैं, केमिकल्स होते हैं वो, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक होते हैं ना, जो एडिबल टीके होते हैं, खाद्य टीके होते हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। लेकिन आज की जनरेशन में ऐसा कोई कर ही नहीं रहा है, कर रहे हैं तो सिर्फ टॉक्सिक वाले इंजेक्शन लगा रहे हैं, कंपाउंड केमिकल्स डाल रहे हैं, ठीक है। गुड, इतनी तो आपको समझ में आ गया। अब बात करें मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल की, आखिर ये किस पे काम कर रहा है? ये हमारा एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन पर काम कर रहा है। कौन? हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। और ये हमारा क्या करता है, पौधा उस एंटीजन को अपने फल पत्तियों में बनाता है। जब इंसान उस पौधे को खाता है तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीजन को पहचान कर प्रतिक्रिया देती है, जिसमें प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है, ठीक है ना, समझ में आया? ग्रेट। देखिए हमारी फार्माकोग्नोसी की लाइव की क्लास है, प्रतिदिन तो नहीं होती, हमारी मंडे को होती है। आज हमारा वन शॉट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसीलिए क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं, इस पे भी तो ध्यान देना है, जल्दी जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट करना है। और ये आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल रहा है वो तो आप हमें बताओगे कमेंट कर कर, ठीक है। और आपकी लाइव क्लास का टाइम क्या है? हमारी लाइव टाइम का है इवनिंग के टाइम पे 8 और 9 बजे के बीच में कभी भी स्टार्ट हो जाती है। मेन से पहले आपको अपडेट कर दिया जाता है। वैसे नॉर्मल टाइम 8 बजे है, लेकिन कभी कभी 9 बजे भी लेनी पड़ती है, क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं जिनकी क्लासेस लंबी चलती है, किसी टीचर की क्लास होती है, इस वजह से। लेकिन या तो 8 बजे या 9 बजे होती ही है, ये तो समझ में आ रहा है ना? गुड। अब हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो कोई दिक्कत नहीं, आपके प्रॉब्लम तो सॉल्व होएंगे 24/7, ठीक है। 24 नहीं बोलूंगा यार, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, वरना आप लोग 10-10, 11-11 बजे डिस्टर्ब करोगे। हाँ, तो आप लोग ना कभी भी 6 बजे तक फ़ोन कर सकते हो हेल्पलाइन नंबर पर, जो आप लोगों को दिया हुआ है। व्हाट्सअप नंबर भी है वही, उस पर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, इतना भी समझ में आ गया कि एक वायरस या बैक्टीरिया का जीन, एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन को पौधे में डाला जाता है ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बेस्ट हो सके, ठीक है ना। गुड, आपकी बॉडी में एंटीजन्स बन सके। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्लांट्स के नाम देख लो, पोटैटो, बनानो, टोमेटो, राइस, जिसके अंदर हमारा एडिबल वैक्सीनेशन किया जाता है और हमारा मोर इफेक्टिव और मोर जो उसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है वो मिल पाता है हमें, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो पोटैटो के अंदर जो वैक्सीन दी जाती है, एडिबल वैक्सीनेशन, यानी खाद्य टीका जो दिया जाता है, ऑर्गेनिक हो तो अच्छा है, केमिकल हो तो नुकसान है, ठीक है। अगर उसको एक्चुअल में अगर बात करें कि हम एडिबल उसको वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो हमें हेपेटाइटिस बी से बचाता है, डायरिया से बचाता है। बनाना है कोलेरिया से बचाता है, टोमेटो है वॉलकॉक वायरस से बचाता है, राइस है और रोटा वायरस से बचाता है, अगर उसको वैक्सीनेशन कराया जाए, टीकाकरण कराया जाए, ठीक है। एप्लीकेशन देख लो, इम्यूनाइजेशन, सेफ एंड नीडल फ्री डिलीवरी, स्टेबल इन हार्श क्लाइमेट और यूजफुल फॉर मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए इसका यूज किया जाता है, एडिबल वैक्सीनेशन का, और हमारे सुरक्षित और बिना सुई के टीकाकरण, ठीक है। यानी कि जब हम फल के अंदर ही टीका लगा देंगे, क्या पेशेंट को लगाने की जरूरत है क्या? पेशेंट तो उस फल को खा लेगा और अपनी इम्यूनिटी बना लेगा। तो यानी कि बिना टीकाकरण, बिना वैक्सीनेशन के हम पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, उसके फल और उसके फ्रूट और उसके खाने में मिलाकर, है ना। तो ये बिना टीकाकरण सुरक्षित है और बिना सुई के टीकाकरण भी है। गर्म और ठंडे मौसम में भी टिकाऊ है, कोई भी मौसम आ जाए हमारा टिकाऊ रहेगा, ठीक है ना। कोशिश यही रहती है कि हर बार ऐसा रहे, लेकिन आप लोगों का रेस्पॉन्स चाहिए होता है, पता है आप लोगों के रेस्पॉन्स से और ज्यादा एनर्जी आती है, इसीलिए और बेहतर पढ़ाने का मन करता है, ठीक है। चलो फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों ठंडे गर्म मौसम में जो भी हम लोग को फल एडिबल वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिस फल के अंदर हम लोग खाद्य टीकाकरण कर रहे हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, यानी कि उसको बेहतर बनाना इन द सेंस, उसको जब हम लोग वैक्सीनेशन कर देते हैं वो मोर पोटेंशियल हो जाता है और अलग अलग बीमारी से हमें बचाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, अगर हम पोटैटो के अंदर यानी कि आलू के अंदर वैक्सीनेशन करें तो वो हमें हेपेटाइटिस बी बीमारी से बचा सकता है, लीवर की कंडीशन से बचा सकता है, हमारे डायरिया की कंडीशन से बचा सकता है ना, इस वायरस से बचा सकता है, रोटा वायरस से बचा सकता है। अगर राइस के अंदर हम लोग टीकाकरण करें, अगर हम लोग टोमेटो के अंदर टीकाकरण करें तो नॉरवॉल्क वायरस होता है जो कि हमें बीमार कर देता है, हमारी इम्यूनिटी खराब कर देता है, उससे बचाता है, ठीक है ना। चलो एप्लीकेशन आप लोगों को समझ में आ गया ना। क्लाइमेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठंडे गर्म मौसम में भी वो ठीक रहते हैं फल।
जिसको हम टीकाकरण करेंगे। यूजफुल फॉर मास इम्यूनाइजेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्केल में, ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल में ग्रो करने के लिए भी, डेवलप करने के लिए भी, और उनकी उत्पत्ति करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। और हमारी क्लास भी ख़त्म हो जाती है। ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब बात करेंगे। बहुत से बच्चे परेशान हो गए मुझे लगता है, और मैंने बहुत ज़्यादा परेशान किया है ना। हाँ चलो सर, आज में भी होगी, वो बता देंगे, वो अपडेट कर देंगे। अभी मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। आप लोगों को फार्माकोग्नोसी का बारे में पढ़ाना था तो मैंने पढ़ा दिया। और दूसरी जो क्लास है वो टाइम टेबल पर निर्भर करता है। टाइम टेबल सर के पास ही होता है, तो मेरा टाइम टेबल मुझे पता होता है, क्योंकि मैं दूसरी जगह पे ही क्लास लेता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। उसके लिए सॉरी। क्लास होगी कि नहीं, जस्ट मेरी क्लास खत्म होती है वो आपको अपडेट कर देंगे सर, आपको अपडेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थक गए भाई, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा रेस्ट करना है प्राजी। अब मैं बता रहा हूँ, क्लास खत्म होती है, रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर अभी के अभी आप लोग रिवाइज करने बैठोगे ना, अभी थक गए हो, 5 मिनट ब्रेक ले लो, चाय वाय पी लो, जो भी करना है करो, लेकिन मेरी बात ध्यान में रख लेना, एक बार रिवाइज जरूर करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और नोट्स बना लेना अपनी मर्जी से, जितना लिखोगे उतना बेस्ट है, जितना घिसते हैं ना उतना ही सोना निकल के आता है, तो एक बार कर लेना, ठीक है। हाँ मैं उसको भूलूंगा नहीं अंकल, मैं उसको भूलूंगा नहीं, प्लांट कल्चर भूलूंगा नहीं, ठीक है। चलो वो आप लोगों को करा दूंगा, अभी बच्चे थक गए ना। ठीक है, और क्या बात है सर, यूनिट 4 का वन शॉट कब आएगा? यूनिट 4 का वन शॉट कल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ आप लोग। हाँ कल कर लेंगे, ठीक है, यूनिट 4 कल कर लेंगे, कोई नहीं है। प्लांट टिश्यू, ये जो कंजर्वेशन है ना आपका, उसको भी हम लोग कल की स्लाइड में डाल दें, कल की स्लाइड में डाल देते हैं ना, ठीक है। आंसर सीट कब आएगी, मैंने ना एक बार क्लियर कर दो थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसके बारे में ना जानता नहीं हूँ अभी। क्या आप पूछ रहे हो, क्या आपसे टेस्ट लिया गया था जिसकी आप आंसर सीट मांग रहे हो, या आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मांग रहे हो, मुझे ये जानना है। अच्छा टेस्ट नहीं, टेस्ट कल नहीं होगा, कल यूनिट 4 होगा, है ना, कल यूनिट 4 होगा, ठीक है। प्लांट कंजर्वेशन के बारे में आप पूछ रहे थे कि आपका टॉपिक छूट गया। मैंने बताया ना प्लांट कंजर्वेशन क्या, जो हम लोग पढ़ रहे थे ना यहाँ पे, जो स्पेसीज है, रेयर स्पेसीज, छोटे में है, कल को मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से बता दूंगा, डोंट वरी। प्लांट कंजर्वेशन ऐसा समझ लीजिए आप, प्लांट कंजर्वेशन मतलब कि जो हमारे रेयर स्पेसीज है ना, कुछ ऐसे प्लांट्स है ना जो लुप्त होते जा रहे हैं, तो उनको बचाने की जो प्रक्रिया है, उनको बचाव करने के लिए उनके जेनेटिक को दूसरे प्लांट के साथ मिलाकर हाइब्रिडाइजेशन से उनके वेरिएंट को बचाए रखने के लिए हम लोग कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है, ग्रेट। और ये हमारा स्पेसीज लुप्त क्यों हो रहा है पता है ना, कितने जंगल काटे जा रहे हैं, जितने पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, नए पौधे लगाए नहीं जा रहे, इस वजह से भी हमारा प्रॉब्लम हो रही है। और जो हमारे रेयर बहुत बचे हुए हैं वो ख़त्म हो जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट कंजर्वेशन में यही सारा कुछ है, वो मैं कल चलो डिटेल में बता दूंगा, डोंट वरी, ओके, ठीक है। अभी ना किसी का कोई इसके अलावा, आज की यूनिट के अलावा कोई डाउट हो तो वो बता दो, किसी को कुछ पूछना हो क्लास से अलग क्वेश्चन या कुछ भी। और आप पूछ रहे थे महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी आप लोगों के लिए पीडीएफ के फॉर्म में यूनिट वाइज मैं आपको दूंगा, उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको मिल जाएंगे आपके एप्लीकेशन पे, या फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे ना, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। नहीं जुड़े तो मुझे बता दो, क्योंकि अभी मैं नहीं जानता ना आप लोग कहाँ कहाँ जुड़े हो, मैंने उतना डिटेल में आप लोगों के बारे में पूछा नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो उसको थोड़ा सा क्लियर करके अगर मुझसे पूछ रहे हो, वरना वो सर को पता होगा कि कैसे क्या है,
इसीलिए मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे अपना पूरा क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानता अभी आपके बारे में। आप कहाँ कहाँ जुड़े हो, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े हो कि नहीं, आपका व्हाट्सअप ग्रुप बना है या नहीं बना, ये सारी चीज़ें। सॉल्यूशन क्वेश्चन का कब मिलेगा? अब देखो, आप लोगों ने ना बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछा है, मैंने आपको बता दिया। मैं ना ये सब नहीं जानता कि आपको क्वेश्चन मिले हैं, आपका टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। आपने बोला कि सॉल्यूशन क्वेश्चन कब मिलेगा, अब मुझे यही नहीं पता कि आपको क्वेश्चन मिल गए जिसका सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। तो आप मुझसे पूछो कि सर अभी क्वेश्चन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पीपीटी वाले चाहिए, पीपीटी वाले चाहिए, ठीक है। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग यूनिट 5, ठीक है। जब 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम के टाइम में, क्योंकि अभी आपको दे दिया तो फिर नहीं पढ़ने वाले आप। मुझे पता है कितने महान बच्चे हो, फिर तो टाटा बाय बाय कर दोगे आप हमें। इसीलिए 5 यूनिट होने के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। रिवीजन की जरूरत होगी, रिवीजन करवाएंगे, कोई भी जरूरत होगी वो हम सपोर्ट देंगे। डोंट वरी, आपका एग्जाम के अच्छे नंबर लाना हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। आप नंबर लाओगे, आपसे ज़्यादा खुश हम होंगे, ठीक है। हमें इस बात का घमंड होगा कि हमारी वजह, मतलब हमारी थोड़ी सी एक गाइडेंस से आप लोगों ने इतना बेहतर कर दिया। आप हमारे यूट्यूब पर अपलोड, हाँ ऐसे पूछिए क्या बात है प्राची। महा इम्पोर्टेंट उन्हीं के आंसर उन्होंने बोला था कि शाम को क्लास होगी। अच्छा, उन्होंने क्वेश्चंस डाले थे, फार्माकोग्नोसी के डाले थे, फार्माकोग्नोसी के डाले थे। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, अगर उन्होंने बोला होगा तो मैं उनको दे दूंगा टेस्ट पेपर, जो भी है क्वेश्चन वगैरह बता के वो करा देंगे, डोंट वरी। अगर मुझे कराना पड़ जाए तो मैं भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट 4 और 5 का एक शॉट करा दीजिए, पूरा दिन लग जाएगा। ऐसा करना है तो ऐसा भी भाई, मैं भी रेडी हूँ। आप बोलोगे ना कि पूरा महा मैराथन क्लास चला दो सर, फर्स्ट यूनिट से 5th यूनिट तक, उसमें भी रेडी हूँ। और